Hello aspirants, welcome to Easy As by UPSC. The goal is to make your preparation easy. Alright, तो यहाँ पर हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आंसर की क्या थी, क्या सही है क्या गलत, ये नहीं। हमें करना है यहाँ पर एक रियल असेसमेंट फ्रॉम एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, और वो भी जो फर्स्ट अटैम्प्ट के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं आखिर यहाँ पर एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें हम इजी कैटेगराइज कर सकते हैं, और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें हमने इजी एज पाई की न्यूज़पेपर एनालिसिस से, और सेकेंडली जो रिवीजन सीरीज़ हमने लॉन्च की थी उसकी मदद से हम लोग कर पाएँ। और यहाँ पर जो कुछ भी आया है हमारे रिवीजन मॉड्यूल से वो मैंने विद प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। ओके, so if you are watching this video, do join the telegram channel. The name is easy as by UPSC. ओके, वहाँ पर आपको ये सारे प्रूफ मिल जाएंगे जो हमने अपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस हिट किए हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए पहले हम ये देखते हैं आखिर इसमें एक्चुअली में कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो हो जाने चाहिए थे। बिकॉज मैं हमेशा आपसे कहता हूँ अराउंड 10 क्वेश्चंस हर बार यूपीएससी आपको ऐसे देगा विच विल बी कम्प्लीटली वेग, या जिनके पीछे भागने में आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा एंड आउटपुट कम आएगा। सो लेट्स नॉट काउंट दोज क्वेश्चंस। ओके, देन हमारा गोल हमेशा ये रहता है दैट आर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम शुड बी दैट वी कैन easily attempt at least 60 to 65 questions with at least 90% accuracy, a surety that yes ये मेरे सही होंगे, प्रोवाइडेड कि यूपीएससी के आंसर की कुछ उलझुल ना आ जाए, जो कि पिछले 1-2 साल से थोड़ी आ भी रही है। 2 क्वेश्चन फिर 5 क्वेश्चन इस तरीके से वो डिलीट कर रहा है आजकल। एनीवे, चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगा। फर्स्ट इज़, अगर आपको कहीं से लगता है कि सर ये क्वेश्चन ईजी कैटेगरी में तो नहीं आता बिकॉज योर स्टूडेंट, आप लोग एग्जाम दे के आए हो, फर्स्ट थिंग इज लेट मी क्लियर यू कि मैं यहाँ पर ये जज नहीं कर रहा हूँ दैट पेपर वॉज ईजी और टफ। ओके, क्योंकि एग्जाम हॉल के बाहर सबको ईजी लगता है, मॉडरेट लगता है, बट एग्जाम हॉल में इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ओके, सो आई एम नॉट saying that paper overall was easy or tough or whatever. As a aspirant you know it better than me. सेकेंड इज, आपको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इसी कैटेगरी में मत रखिए आप। ओके, सो एक तो वहाँ से वो हटा देंगे हम। दूसरा, सेकेंड इज कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक फर्स्ट अटैम्प्ट वाला स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए था, ये डुएबल था, तो वो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर हम लोग देखेंगे कि आपका स्कोर कहाँ जा रहा है। और हमारा टारगेट यही होता है कि हम कैसे भी 60 to 65 कुछ क्वेश्चंस करेक्ट करने तक पहुँच जाएँ। ओके, दैट इज़ वॉट स्मार्ट प्रिपरेशन इज। डोंट रश बिहाइंड सॉल्विंग दीज 10 क्वेश्चंस। इनको देख के वहाँ एग्जाम हॉल में ना तो घबराना होता है ना ही इनके पीछे भागना होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम सॉल्विंग विथ यू इज सेट सी। ओके, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऑल स्टेट नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 20 लाख से कम आबादी वाला अगर कोई स्टेट है तो वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत नहीं बनानी है, राइट? तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा गलत। सेकेंड इज टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर। ओके, मेंबर की बात हो रही है ऑफ ए पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, नो सच प्रोविज़न। जो आपकी पंचायती राज की मिनिमम एज है 21 ईयर, दैट्स इट। ओके, और यहाँ पे चेयरमैन की भी बात नहीं की गई है, मेंबर्स की ही बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई सेपरेट एज लिमिट बनाई गई है। नेक्स्ट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ओके, यहाँ पे बात चीफ मिनिस्टर की हो रही है। कंस्टिट्यूट ए कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत at the intermediate level and to make recommendations regarding distribution of net proceeds of taxes and duties levied by the state between state पंचायत at intermediate level। अब देखिए सेंटेंस बहुत लंबा है, बट एक बात देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ठीक है, ये काम करना ये किसका काम है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का। और स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करते हैं? ये ड्यूटी गवर्नर को दी गई है, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आपके तीनों पॉइंट इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिम्स्टैक। क्या बिम्स्टैक वाला क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था? लेट्स सी। नो, बिम्स्टैक में
मैंने जितना आपको बताया था इसका नाम पहले था बिस्टेक, ठीक है, जो विच स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ओके, देन इसकी शुरुआत हुई थी थाईलैंड के बैंकॉक से। तो इतना हमने पढ़ा था अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। इट इज़ ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यस। इट कंस्टिट्यूट ऑफ 7 मेंबर्स, यस। 4 ये थी, इसके बाद नेपाल, भूटान ने भी ज्वाइन किया था। ओके, तो यहाँ पे 7 मेंबर्स की बात है, ये ठीक है। मैंने इस पर एक एनिमेटेड शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, बट वो तो खैर आपको पता होगा, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट्स एग्जिस्टेंस इनटू साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन। नॉट ढाका डिक्लेरेशन नहीं था, वो बैंकॉक डिक्लेरेशन था। नेक्स्ट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल वर फाउंडिंग मेंबर। अब ये बेस्ट वर्ड देखिए, अब यहाँ पे नेपाल नहीं है, ठीक है, नेपाल फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इन बिम्स्टेक दिस सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। अब ये एक स्टेटमेंट है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको नहीं पता होगा, ओके, क्योंकि ये इतना नहीं पता होता है ये सब, ठीक है। बाकी 3 स्टेटमेंट हमें पता है, लेकिन इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन डालूंगा कि ओके, नॉट डूएबल, ठीक है, नहीं कर सकते इसको, हम इसको कैंसिल करते हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज गांधी पीस प्राइज़। गांधी पीस प्राइज़ के रेसिपेंट के लिए जो ज्यूरी बनाई जाती है सेलेक्ट करने के लिए, उसमें कौन कौन होता है। अब देखिए, मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया, ना न्यूज़पेपर में पढ़ाया है, ना ही रिवीजन में, बट एक कॉमन सेंस ज़रूर आपको कहेगा कि आप प्रेसिडेंट इस तरह की ज्यूरी वगैरह में कभी नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, बट प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ओके, और वो नहीं होते हैं एग्जैक्टली। बट फिर भी क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है, हम इसको ये मान के चलते हैं, ओके, इट वॉज नॉट डूएबल फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, गगन। अब ये कोई नया टॉपिक नहीं है, एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये इवन 2020 सिंस डेज ऑफ माई प्रिपरेशन, ये तब से न्यूज़ में रहता था। इसको बनाया था इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलके। क्यों बनाया था? ताकि ये जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, उसकी हमें और ज़्यादा एक्यूरेसी मिल सके उसमें। इट वॉज डिज़ाइन टू प्रोवाइड द एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। लेकिन ये सिर्फ एयर ट्रैफिक अकेले को मैनेज करेगा ऐसा नहीं था, ठीक है, कि इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन सेक्टर, नो। अदर ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर्स हैं, रोड्स हो, रेलवेज हो, वहाँ भी ये जो गगन हमारा सिस्टम बनाया गया था, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, ये ऑगमेंटेड वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे और ज़्यादा एक्यूरेसी की बात हो रही है। तो सिर्फ ये पॉइंट था जो शायद आपको थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है, बट अगर आप इसको पढ़ा होगा तो भी हो जाएगा, कॉमन सेंस से करोगे तो भी हो जाएगा। ये वेरी मच डूएबल था यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट इज, इसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल में। ये मैंने आपको रिवीजन सीरीज़ में कराया था और ये न्यूज़पेपर में भी करवाया था मैंने आपको, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये ब्लैचले पार्क है यूके में, और ये सियोल समिट हुआ था 24 में, ब्लैचले हुआ था 23। इसके फर्दर ये इस साल हुआ था ये समिट, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, यूएस एंड यूके ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। नहीं, ये आपका गलत था, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने साइन नहीं किया था। और मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तब मैंने आपको एम्फेसाइज किया था स्पेशली कि देखिए इस तरह की स्टेटमेंट ज़रूर आती हैं। इस तरह के जब भी सबमिट होते हैं ना, 3 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्या इंडिया ने उसमें कोई चीज़ साइन की है या लीड किया है या मना की है, दूसरा चाइना ने, और तीसरा यूएसए ने। जहाँ भी ये 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे ना, वो पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें भी मैंने ये चीज़ें एम्फेसाइज की थी, और दूसरा एक और क्वेश्चन आएगा उसमें भी मैंने आपको रिवीजन सीरीज में कहा था कि ये बात का ध्यान रखिएगा, ओके। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, बट फर्स्ट वाज एब्सोल्युटली राइट, और ये हमने अपने रिवीजन मॉड्यूल में एज इट इज़ कराया था। तो ये आप इजी एस पाई की रिवीजन सीरीज से इजीली सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये इतना बिखरा बिखरा आता है न्यूज़पेपर में कि इतना डिटेल में और इतना सब कुछ याद रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ओके। सो लेट्स सी कि हमने यहाँ से कितने अटैम्प्ट कर पाए हम लोग, ठीक। फर्स्ट वन, यस इट वॉज ईजी वन, ओके। सेकेंड वन वॉज यस इट वॉज डूएबल। थर्ड वन वो डायरेक्ट रिवीजन सीरीज से आया, सो यस वी विल काउंट इट इन इजी कैटेगरी क्योंकि ये हमने पढ़ाया था। बाकी के क्वेश्चन इस पेज पे से और कोई से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 1, 2 और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली किए जा सकते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स समिट पे जब ये हुआ था तब मैंने आपके साथ प्रॉपर मेंस 450 प्लस में समिट के तुरंत बाद ही करवाया था कि यहाँ पे ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है तो इसको हम मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, और मैंने आपको इसके लिए प्रॉपर मेंस 450
का लेक्चर दिया हुआ था। ओके, सो मैं इसे कंसिडर करूँगा कि ये इजी एज पाई से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसलिए मैं आपको दो चीज़ें बार बार कहता हूँ कि एक तो न्यूज़ एनालिसिस का मिस मत कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि काफ़ी माइन्यूट बातें जो होती हैं वो आर्टिकल के बीच में आ जाती है, और उसे मैं आपको बार बार हाईलाइट करता हूँ। एंड सेकंड चीज़ इज़ कि सिर्फ न्यूज़ एनालिसिस अकेले करने से भी नहीं होगा। आप जिसको भी फॉर्म फॉलो करें, आप जिस प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल को, मेंस 450 प्लस सीरीज, 20 मिनट डिस्कशन, ठीक है, एंड प्रीलिम्स एक्स्ट्रा, ये सारी सीरीज़ हम लोग चलाते हैं ताकि हम लोग कुछ भी मिस ना करें। क्योंकि न्यूज़पेपर में पहले मैं आपके साथ द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों करवाता था, लेकिन उससे टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर्स तक चला जाता था, तो बच्चों की डिमांड पे फिर हमने इंडियन एक्सप्रेस बंद कर दिया। लेकिन हमने इसको इंक्लूड कर दिया प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में, और फिर रिवीजन सीरीज़ में हमने अदर सोर्सेज का भी ध्यान रखा, जैसे लाइव मेन, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ से मैंने आपको एक प्रूफ भी डाला है जो हमने सॉल्व किया था। इनफैक्ट वही क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको डाउन टू अर्थ से ही करवाया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं उसमें। तो आप जो भी चैनल, जो भी प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हो, जिस मेंटोरशिप के अंडर में भी अपने आप को तैयार कर रहे हो, उनके सारे इनिशिएटिव फॉलो करो। डोंट कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम दिस चैनल टू दैट चैनल, क्योंकि जो भी आपको पढ़ा रहा है वो हर इंसान मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किसी एक के साथ स्टे करते हो, जब आप किसी एक के साथ ही आगे बढ़ते हो अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको समझ में आता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। अगर आप इधर उधर जंप करते रहोगे, दैट इज़ नॉट द राइट वे। ओके, सो नेक्स्ट ये ब्रिक्स वाला, ये मैंने आपको पूरा तैयार कराया था वहाँ पे। 16 ब्रिक्स सबमिट हुआ था कजान में, इंडोनेशिया पूरा मेंबर बना था, मैंने इसका एक्सपेंशन कराया था, और उसके बाद ये थीम दी गई थी इसमें, ठीक है। तो हम इसको भी अपनी तरफ से इजी कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि हमने ये सारे पॉइंट्स वहाँ डिस्कस किए थे। नेक्स्ट इज़ लोकपाल। लोकपाल मैंने आपको न्यूज़ एनालिसिस के साथ लगभग सारे एक्ट जितने थे, ठीक है, मैंने आपको लगभग न्यूज़ में सारे एक्ट कराए थे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तक कराया, मैंने आपको यूएपीए कराया, मैंने आपको माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट कराया, पीएमएलए कराया, मैंने आपको दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट कराया, मैंने आपको ईडी, सीबीआई, इन सब पे नोट्स बना बना के दिए थे, ताकि ये चीज़ें आनी ही थी देर सवेर। ओके, लोकपाल के बारे में बात करते हैं। दी पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ट्रू है, बट इट नॉट अप्लाइड टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंडियन फॉरेन सर्विस के भी जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए कि इन लोगों ने कोई डिफेंस डील करवाई है, तो क्या उसमें करप्शन नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर क्या ये लायबल नहीं होगा लोकपाल के सामने? बिल्कुल होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट इज द चेयरपर्सन। अब ये तो सबसे बेसिक है कि जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो तो चेयरपर्सन के क्वालिफिकेशन तो आप डेफिनेटली पढ़ते हो। ए मेंबर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑब्वियसली अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व आ जाएगी। एंड ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वेदर इनकम्बेंट यानी कि जो सिटिंग है अभी या जस्ट निकल रहा है, और रिटायर्ड, हैज़ टू बी अ चेयरपर्सन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस। अगर हम सिर्फ यही क्राइटेरिया रख लेंगे, आप सोचिए कि सिर्फ अगर हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही क्राइटेरिया रख लिया, तो हमारे पास टैलेंट पूल कितना कम हो जाएगा जिसमें से हमें चूज़ करना चाहिए पर्सन। तो सिर्फ चीफ जस्टिस ही नहीं, बल्कि जो जजेस भी होते हैं, रिटायर्ड जजेस, उनको भी हम लोग एलिजिबल मानते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द चेयरपर्सन और द मेंबर शैल नॉट बी पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स। 45 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई थी। दैट वुड बी अ राइट आंसर पॉइंट। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव मैटर रखे गए हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, और उन मैटर्स में नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आएगा लोकपाल के डोमेन में, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड जिन मैटर्स पर लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन नहीं लागू होगी प्राइम मिनिस्टर पर, क्योंकि तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सो अगेन दिस वाज अ इजी वन। यहाँ पे सिर्फ थर्ड ओनली स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आई वुड कंसिडर इट एज इजी वन, बिकॉज ये मैंने आपको न्यूज़ एनालिसिस के साथ प्रॉपर नोट्स देकर करवाया था। ओके, सो आई फील कि अगर आपने यहाँ पे हमारा न्यूज़ एनालिसिस रेगुलर फॉलो किया है तो ये क्वेश्चन हमारा वहाँ पे हुआ था। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप
ना तो मैंने करवाया है और ना मैंने सोचा था कि वो इस लेवल पे जाएगा पूछने, वो भी इतना डिटेल में। सो आई वुड से कि नो, जस्ट इग्नोर दीज क्वेश्चंस, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। एंड इवन मैंने आपको ये ज़रूर करवाया था अबाउट दिस गुकेश, ठीक है, ये वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर बने हैं आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर। नो, नॉट रशियन प्लेयर, क्योंकि ये चाइनीज़ था और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे कुछ लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे कि ये बंदा जानबूझ के हार गया था। एलिगेशन सही है गलत है डजेंट मैटर, लेकिन वो आदमी जिसको हराया था गुकेश ने वो रशियन तो नहीं था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं गलत हो जाता है। वो कंट्रोवर्सी हुई थी इसलिए वो न्यूज़पेपर में आया था। सेकेंड इज अभिमन्यु मिश्रा, एन अमेरिकन चेस प्लेयर, होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। अब क्या है कि ना तो मैंने ये पॉइंट आपके साथ रेस किया था और ना ही किसी ने ध्यान दिया होगा कि ये जो बने हैं गुकेश, ये बने हैं वर्ल्ड चैम्पियन, राइट। लेकिन ये जो ग्रैंड मास्टर है वो अलग चीज़ होती है, ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड अभी भी अभिमन्यु मिश्रा के पास है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट ना तो हमने रेस किया ना डिस्कस किया था, तो हम इसको बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे कि हम इसको कोई क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आप हमारे पढ़ाए हुए में से कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, कहीं भी आपने नोट्स देखे, लेक्चर देखे, अगर आप फाइनल आंसर की तक नहीं पहुंच रहे हो तो वो उसको काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। बट कुछ कोचिंग वालों की प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ये लोग वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी के अंडर में, ऊपर बॉस को भी जवाब देना है। सो दे कीप ऑन सेइंग दिस वाज फ्रॉम आवर नोट्स, ये मैंने क्लास में बोला था, ठीक है, ये दिस वाज एन ईजी वन। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो उतने ईजी नहीं है जितने कि टीचर उनको क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं इट वॉज ए ईजी वन। ऐसा नहीं है, टीचर सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि उसने पढ़ाया इसलिए ईजी, ऐसा नहीं, ओके। तो यहाँ से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं इस पेज पे से जिसे हम वाकई कह सकते हैं कि दे वर वेरी मच डूएबल। एक तो ब्रिक्स वाला क्योंकि हमने इसको इन डेप्थ ही तैयार किया था, और दूसरा लोकपाल वाला, ओके। सो इस पेज पे से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये सही होने चाहिए थे, ओके। आगे चलें, रेयर अर्थ। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे मैंने आपको मेंस 450 में लेक्चर दिया था, तब मैंने आपको पूरे 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट भी बताई थी, और उसमें से कहा था कि इनमें से एक कैटेगरी होती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लेकिन इनके नाम पे मत जाइए, दे आर नॉट रेयर इन अर्थ, ओके, वो रेयर नहीं है, ठीक। लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है ना वो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सट्रैक्ट करनी वो हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकाली थी। अब इसमें से मैंने आपसे कुछ कहे थे जो बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा था कि यार क्योंकि हम लोग मोबाइल्स वगैरह को प्रमोट कर रहे थे, हम लोग सोलर पैनल्स अपने यहाँ मैन्युफैक्चर हो, इसलिए हमने उस पर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी लगाई थी। टेलीविज़न स्क्रीन वगैरह बनाने की बात कर रहे थे हम, तब मैंने आपसे कहा था कि कुछ कुछ मिनरल्स याद रखिए जो बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं। उसी में से एक मिनरल था सीरियम, और ये भी आपका यूज़ होता था इसी तरह के फ्लैट टेलीविज़न स्क्रीन बनाने में, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आप यहाँ से सही कर सकते थे, दैट सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टीवी स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। चलिए ये कॉमन सेंस से भी आप सही कर सकते थे। सम, अब देखिए सारे नहीं बोल रहा है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। अब अगर आपकी इंग्लिश पुअर नहीं होगी तो फॉस्फोरेसेंट आपको पता है इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग, ठीक है। अब मोबाइल की स्क्रीन बना लो, चाहे टीवी की स्क्रीन बना लो या किसी की बना लो, अगर इन सबको बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो उनमें से कुछ तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे होंगे ही जिनमें ये लाइट एमिटिंग की चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल सीरियम में, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका दैट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी शो करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसीलिए इनको टीवी स्क्रीन बनाने में यूज़ कर रहे हैं, राइट। बट अगेन आई वुड से कि थोड़ा सा टफ कहेंगे हम इसको, एक सेकेंड, आई वुड से कि मैं इजी नहीं कहूँगा लेकिन मैं टफ कहूँगा। लेकिन अगर आपने मेंस 450 प्लस का वो लेक्चर देखा था या न्यूज़ एनालिसिस को रेगुलर फॉलो किया था, जहाँ मैंने आपको 4-5 और ऐसे मिनरल्स थे जो बार बार न्यूज़ में आ रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि मॉलिबीडियम है, इसको याद रखिएगा, इसका यूज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वहाँ से आया है, इसलिए मैं इसको काउंट ज़रूर करूँगा, बट आई वुड ऑनेस्टली से कि हाँ टफ तो था। इंडियन रेलवे हैव प्रपोज ए नेशनल रेल प्लान। अब हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें रेलवे मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसको फ्यूचर रेडी करेंगे, और अगर आप वैसे भी कॉमन से जाएंगे तो कभी भी इंडिया ने कोई टारगेट ऐसा नहीं रखा है कि हम 27 तक या 28 तक तैयार कर देंगे, नहीं, 2030 तक ही तैयार किए जा रहे हैं जो भी टारगेट्स किए जा रहे हैं, ओके। सो हमारा ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, फ्यूचर रेडी तो बनाना है रेलवे को लेकिन 2030 तक, ना कि 2028 तक,
ओके। कवच, अब इतने एक्सीडेंट हुए, उड़ीसा का एक्सीडेंट हुआ, रेलवे एक्सीडेंट वगैरह, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी न्यूज़पेपर में। कवच इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, राइट, डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। नहीं यार, देखो कवच की सबसे बड़ी तारीफ ही यही हुई थी वर्ल्ड ओवर कि यार ये इंडिजिनस है, इंडिया ने बनाया है। इनफैक्ट जर्मनी ने तो इंटरेस्ट दिखाया था कि हम भी कवच सिस्टम को परचेज करना चाहते हैं। ओके, सो ये तो पूरे टाइम में न्यूज़ में रहा है कि ये इंडिजिनस है, इंडिजिनस है, इंडिजिनस है। तो फिर ये पॉइंट गलत अगर आप कर रहे हो तो फिर आपने कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस और ध्यान से पढ़ने में थोड़ी सी कमी है। ओके, कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स, यस, ये फिट किए जाते हैं ट्रैक पे, एंड स्टेशन सेक्शन, तभी जाके ये पता चलता है कि दो ट्रेनें कहीं आसपास आ रही हैं, कोलिजन हो सकता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट सही होगा, और इन्होंने पूछा था नॉट करेक्ट, तो 1 and 2 विल वी कैन से दे आर नॉट करेक्ट। ओके, सो अगेन आई विल काउंट दिस इन ईजी कैटेगरी। यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी स्पेस मिशन गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था स्पेडेक्स, ओके, न्यूज़पेपर के साथ ही गगनयान पढ़ाया था, ये दोनों माइक्रोग्रेविटी रिसर्च का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको एक्सियम 4 नहीं पढ़ाया, सो आई वुड नॉट काउंट इट्स, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं कि आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो आई वुड से कि इस क्वेश्चन को हम काउंट नहीं करेंगे, ये हमारे नोट्स में से नहीं था, ना मेरी टीचिंग में से, ये आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर C-17 ग्लो मास्टर हमें पता है ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए काम होता है, बड़े बड़े टैंक्स रख के आप इसमें भेज सकते हो, सामान भेज सकते हो। और डॉर्नियर 228 हमें पता है क्योंकि रेड सी में इतना ज़्यादा कुछ हुआ था कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग के टाइम पर ये न्यूज़ में आया था। लेकिन IC-76 मैंने कहीं नहीं पढ़ाया। ओके, सो आई वुड से कि हम इसे काउंट नहीं करेंगे अपने में कि ये डूएबल था या नहीं। आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन वाला सबसे इजी था क्योंकि मैंने इसकी स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करें। मैंने मेंस 450 प्लस में इस पे पूरा सेशन दिया था जब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही थी कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हमें आर्टिफिशियल रेन करनी होगी, ठीक है। तब मैंने आपको बहुत एम्फेसाइज़ किया था कि एक होती है हॉट तरीके से, दूसरी होती है कोल्ड तरीके से, और कोल्ड तरीके में यूज़ होने वाली दोनों चीज़ें हैं सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। ओके, टेलीग्राम ग्रुप में जाके चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट और प्रूफ आपको वहाँ मिल जाएगा। सो दिस वॉज अ वेरी ईजी वन फ्रॉम आर मेंस 450 प्लस ऑन ईजी एज पाई। ओके, नेक्स्ट इज The exercise of power by president can be subjected to limited judicial review। और ये पूछा किस रिस्पेक्ट में गया, पार्डनिंग पावर के रिस्पेक्ट में। तो क्या पार्डनिंग पावर पे जुडिशियल रिव्यू लागू होता है? यस, होता है। हमने पढ़ा था, मैंने आपको पॉलिटी के सिलेक्टेड टॉपिक्स कराए थे, सारे चैप्टर नहीं कराए थे ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। और उसमें आई टोल्ड यू कि अगर प्रेसिडेंट के इंटेंशन मेलाफाइड हो, ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन रहे होंगे तो फिर वहाँ पर लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू लागू होता है। Okay, so this statement is correct. Second is the president can exercise this power without advice of central government। देखिए, पार्डनिंग पावर नहीं यूज़ कर सकता। मैंने आपको उस टाइम भी न्यूज़पेपर में बताया था कि जब ये 2014 के इलेक्शंस आ रहे थे, उस टाइम खुद मोदी जी काफ़ी रेस करते थे कि यार ये जो अफजल गुरु है इसको फांसी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, फांसी नहीं दे रहे। उस टाइम प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे। बट ऐसा नहीं है कि प्रणब मुखर्जी कह देंगे कि चलो फांसी दो, इसकी मर्जी पेटिशन रिजेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। खुद की मर्जी पे नहीं कर सकते, ना किसी को पार्डन कर सकते हैं, ना ही उसकी मर्जी पेटिशन रिजेक्ट कर सकते हैं। वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही। प्रेसिडेंट यहाँ पे सिर्फ एक काम कर सकता है कि वो ये कह सकता है कि यार आप लोग ना, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस मैटर को टेकअप करो और इस पर कुछ डिसीजन लो, ठीक है। वो प्रेसिडेंट सिर्फ बोल सकते हैं, कैबिनेट को एक मैसेज भेज सकते हैं दैट पुट दिस मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैबिनेट, क्योंकि सिर्फ उतना कर सकते हैं। लेकिन उनकी एडवाइस के बिना एक्ट कर जाए प्रेसिडेंट, ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। ओके, सो दिस इज ऑल्सो आई वुड से कि वेरी मच डूएबल अगर आपने ठीक से अपनी पॉलिटी वगैरह पढ़ी है। ओके, और मैं लास्ट में आपको कहूँगा यही बात कि देखिए, आपका काम है सिर्फ स्टैटिक को अच्छे से पढ़ना, बार बार रिवाइज करना। एक ही बुक पे स्टिक करो और उसको बार बार रिवाइज करो, काम आपका हो जाएगा। करंट अफेयर आप हम पे रिलाई कर सकते हैं। आई गारंटी यू दैट कि करंट अफेयर में आप कहीं भी मिस नहीं करोगे। इस बार भी जो थोड़े बहुत मिस हुए हैं ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग दैट बिग टीम, बट नाउ वी आर हैविंग इट, सो वी कैन अश्योर यू दैट करंट अफेयर में बी इट फॉर प्रीलिम्स और मेंस यू कैन रिलाई ऑन अस। आपका काम है सिर्फ स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे वर्क करना। और ज्योग्राफी के भी यहाँ जो अधिकतर क्वेश्चन आए, आई विल शो यू, वो सब एनसीईआरटी सॉल्व हो रहे हैं। पॉलिटिक्स जो क्वेश्चन आए, अगर एक या दो को छोड़ दें जो थोड़े टफ हैं, तो बाकी सब आपकी लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आपको मेहनत लगेगी, उसमें जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे।
ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम कि कितने क्वेश्चन इस पेज से हम सॉल्व कर सकते थे। यस, दिस वन, ये हम सॉल्व कर सकते थे, डूएबल, दिस वन इजी, 2 ये नहीं कर सकते। ओके, ये भी नहीं। आर्टिफिशियल रेन, यस, 3 एंड प्रेसिडेंट 4। तो इस पेज में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी हद तक किए जा सकते थे। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट है बड़ा सिंपल। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, ठीक है, चुनाव आ गए, डिसॉल्व हो गया, स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज और हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। यस, हाउस डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन स्पीकर जब तक बने रहेंगे जब तक कि अगला जो हाउस बन के आया है उसके स्पीकर की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, यानी कि प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर आएगा उस टाइम। लेकिन जिस दिन प्रोटेम स्पीकर आएगा उसी दिन जो पहले के स्पीकर होंगे वो रिज़ाइन करेंगे, उसके पहले नहीं करते, ठीक है। ही डोंट वैकेट, जब तक इलेक्शन चलते रहते हैं तब तक वो वैकेट नहीं करते हैं अपनी सीट को। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिज़ाइन फ्रॉम हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी इमिडिएटली। देखिए ये यूके में होता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता, बट यही डिमांड की जाती है इंडिया में कि यहाँ पर हमारे जो स्पीकर हैं इनमें बायसनेस के बहुत इंसिडेंट देखे जाते हैं। ऐसे बहुत से मोमेंट आए इस बार जब बायसनेस देखी गई है ओम प्रकाश बिरला जी की, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि हमें भी यूके मेथड अपनाना चाहिए एंड वी शुड आस्क दिस मेंबर टू रिज़ाइन फ्रॉम दी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो आए हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस इंडिया में नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रैक्टिस नहीं है, यूके में है ये। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हीज हर ऑफिस विद द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल, ठीक है। और ये दोनों पे लागू होती है, चाहे लोकसभा के स्पीकर को निकालना हो या राज्यसभा के चेयरमैन को। एंड देन मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डे का नोटिस दिया जाए उनको कि आपके अगेंस्ट रेजोल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपके लक्ष्मीकांत में एज इट इज़ दिया हुआ है। सो दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन और ये आपका सही होना चाहिए था, दैट इज़ 1 and 3। अगर आपको ये पता है कि ये रिफॉर्म है जो डिमांड किया जा रहा है इंडिया में कि यूके की तरह हमें भी स्पीकर के लिए ये रिफॉर्म करने चाहिए। Okay, so that was an easy question. If any question arises as to whether member of the house or people has become subject to disqualification under 10th schedule, president decision, देखिए प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर दी गई है वो दी गई है स्पीकर को, और स्पीकर बहुत से मोमेंट में बहुत ही बायस्ड दिखे हैं, ठीक है। तो यही एक रिफॉर्म है कि ये पावर स्पीकर से ली जाए, इसमें ये बहुत गलत कर रहे हैं। सेकेंड इज देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, देयर इज मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एग्जैक्टली होती क्या है वो डिफाइन की गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, ठीक है। और मैंने आपको दोनों पढ़ाए, 1950 के भी और 1951 का भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नीदर, दोनों गलत है। Then state governments have no power of making rules for grant concession in respect to extraction of minor minerals even though such minerals are located। देखिए माइनर मिनरल, जब मैंने आपको माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पढ़ाया था, ठीक है, उसी के साथ न्यूज़ एनालिसिस में एक जजमेंट निकल के आया था जिसमें कहा गया था कि स्टेट के पास पावर है इन पे टैक्स लगाने की, इनसे रॉयल्टी लेने की। तो माइनर मिनरल्स के रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पावर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। सेकेंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलेवेंट लॉ। यस, यहाँ पर सेंटर ने अपने पास ये पावर ज़रूर रखी है कि वो नोटिफाई कर सकता है माइनर मिनरल्स को कि ये मिनरल माइनर माना जाएगा, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो पावर है वो स्टेट को डेलीगेट की गई है। ओके, ये हमने न्यूज़पेपर में भी करा था, और आप यूट्यूब पे जाएंगे माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट पे आपको मेंस 450 का एक सेशन मिलेगा, उसमें हमने डिस्कस किया था। क्लियर। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारा बस करेक्ट है, फर्स्ट वाला तो गलत है। तो ये भी अगर आपका सॉल्व होगा तो ये हमारी लेक्चर सीरीज से ही होगा। नेक्स्ट, नेचर रेस्टोरेशन लॉ, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला हुआ है वहाँ पर, जो हमने रिवीजन सीरीज में भी करवाया था और न्यूज़ पेपर में भी करवाया था। इसका आंसर था यूरोपियन यूनियन। काफ़ी आई वुड से लो हैंगिंग फ्रूट था ये, अगर आपने ईजी एस्पाई को फॉलो किया है तो, ठीक है। तो लेट्स सी इस पेज से हम लोग कितने क्वेश्चन डूएबल थे। हम लोग टफ क्वेश्चन को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। दिस वन यस, दिस वन यस,
ओके, इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे इजीली सॉल्व हो रहे थे। तो यहाँ यहाँ पे इस पेज से हमारे जो चारों क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो सकते थे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। देखिए, आई वोंट एक्सेप्ट कि ये इसमें मेरा कोई भी रोल है, नहीं है। अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ी है तो ठीक है, उसमें ये दिया हुआ था। बिकॉज ड्यूरिंग माई डेज ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो आई रेड बिपिन चंद्रा एंड आई डेंट रेड दैट स्पेक्ट्रम। ओके, दो स्पेक्ट्रम इज़ बेस्ट, आई एग्री, ठीक है। बट व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन आई वॉज नॉट हैविंग द आइडिया ऑफ स्पेक्ट्रम। और फिर जब बिपिन चंद्रा पढ़ चुके थे तो फिर आई थॉट कि नाउ अब पढ़ी ली है तो फिर एक ही बुक पे स्टे करना है, बार बार चेंज नहीं करना, ठीक है। ये इन्होंने सॉल्ट लॉ को लेके कहा था डांडी को, बट बिकॉज मैं उम्मीद नहीं करता कि आपको पता होगा, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ाया एटलीस्ट, सो मैं उसको यही कंसिडर करूँगा कि ये हमने नहीं किया। डांसिंग गर्ल, मोहनजोदारो, जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए तो वो गलत होना तो एक गुनाह के बराबर हो जाता है। ओके, इट इज़ अ वेरी मच सिन अगर आप एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है। तो इट वॉज अ इजी वन, आप कर सकते थे। चौरी चौरा ये मैंने आपके साथ किया था क्योंकि इसकी एनिवर्सरी जब आई थी तब मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया था, और साथ में मैंने इसको रिविजन सीरीज़ में भी अपने मॉड्यूल नंबर 5 में करवाया था। दैट मदन मोहन मालवीय वो थे जिन्होंने लीगल डिफेंस किया था इसका। ओके, बट अगर देखिए नहीं भी पता है ना, जरा एक बार दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या हुआ था, वायलेंस हुआ था। सी आर दास थे गांधीवादी आदमी, क्या वो वायलेंट लोगों को डिफेंड करने जाएंगे? नहीं जाएंगे। सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निज़ामी, ये वो लोग हैं जिनके अरेस्ट करने पे फिर जलियांवाला बाग में लोग आके बैठे थे और फिर वो नरसंहार हुआ था। तो ये पंजाब रीजन से रिलेट है, ये यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब चौरी चौरा इंसिडेंट जो हो रहा है आपका इस टाइम पर 1921 के आसपास, इस टाइम में जिन्ना जो था वो ज़्यादा एक्टिव था नहीं। वो कहीं ना कहीं 1914-16 में जब गांधी जी ने यहाँ से थोड़ा टेक ओवर करना शुरू किया था कांग्रेस को, क्योंकि जिन्ना का ये मानना था कि देखिए जो फ्रीडम है ना वो होनी चाहिए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से। ये जनता को सड़क पे उतार देना, मास प्रोटेस्ट करवाना, मासेस को इन्वॉल्व कर लेना, इस चीज़ से वो एग्री नहीं करता था। और यही वो दौर था जब जिन्ना को कहीं ना कहीं कांग्रेस नेगलेक्ट करना शुरू कर देती है और गांधी जी फ्रंट पे आने लगते हैं, और जिन्ना फिर वापस जाता है लंदन, कुछ साल वहाँ रहता है, और 1930s तक जब वो वापस आता है, ठीक है, तब वो काफ़ी रेडिकल होके आता है। उसको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि एक मुस्लिम की शायद कांग्रेस में वो वैल्यू नहीं है। हालांकि ये उसकी गलतफहमी थी, मुस्लिम की वजह से नहीं, कहीं ना कहीं गांधी जी एक नई तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोग आज़ादी ले लें अपने लिए उससे देश नहीं बनेगा। जब तक कि एक एक आदमी आज़ादी की वैल्यू ना समझो, यही गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। एनीवे, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय आप जानते भी हैं कि हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बिलीव करते थे कि फोर्स शुड बी स्टॉप बाय फोर्स। देखिए, तो यहाँ पे यही सबसे सुटेबल ऑप्शन भी दिखता है, बट मैंने अपने रिवीजन में करवाया था और इसका स्क्रीनशॉट विद प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। ओके, next is subsequent to which one of the following events Gandhi ji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication for all sphere, decided to include upliftment of Harijans। ये गांधी जी ने समझी थी जब अंबेडकर जी ने उन्हें समझाया था और दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था कि गांधी जी आप ये देखिए कि हालत कैसी है अनटचेबल लोगों की। तब गांधी जी ने कहा था कि नहीं, अब इनको आप अनटचेबल मत कहिए, इनको हरिजन कहा जाएगा, और फिर हम लोग इनके लिए पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम्स शुरू करेंगे। ओके, तो ये पूना पैक्ट के बाद में हुआ था। ये आपकी हर बुक में, हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, ये इंट्रोड्यूस किए थे पोर्चुगीज ने। आई विल टेक क्रेडिट ऑफ दिस क्वेश्चन एटलीस्ट, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था एग्ज़ाम के रिवीजन सीरीज़ में अबाउट द गोवन कैश्यू। ठीक, ये न्यूज़ में था, तब मैंने आपसे कहा था कि इसको पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है, और उस वक्त मैंने आपको नोट बना के दिया था स्पेशली कि प्लीज़ ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पोर्चुगीज़ बहुत सारे ऐसी फ्रूट्स और क्रॉप्स लेके आए थे जो आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा। पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, ये तीनों इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। ओके, सो इसका आंसर ऑल ऑफ द 3 होगा। ये आप हमारी रिवीजन सीरीज़ में देख सकते हैं। इनमें से कौन है जिसके पास 4 टाइम जोन है? से आई डोंट एक्सपेक्ट दिस ओके कि ये सॉल्व होगा आपसे। ये आप कॉमन सेंस से भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूके देखने में छोटा लगेगा बट इसकी ओवरसीज टेरिटरीज बहुत सारी हैं। ओके, इसमें ऑलमोस्ट यूके के पास करीब 11 टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा रूल किया है ना आधे से ज़्यादा वर्ल्ड पे, तो उसकी ओवरसीज टेरिटरीज बहुत हैं।
डेनमार्क लगेगा कि यार ये छोटा सा है, ये नहीं होगा, बट ऐसे रिस्क मत लेना जनरली, क्योंकि आपको ग्रीनलैंड पता होगा, ये ट्रंप ने कहा था मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, इसलिए ये न्यूज़ में था। न्यूजीलैंड आपको देखने में छोटा लगता है, ठीक है, लेकिन इसके भी छोटे छोटे आइलैंड इधर उधर बटे हुए हैं और इसके भी करीब 5 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया वो तो डेफिनेटली हो गई क्योंकि वो है ही बहुत बड़ा, उसके 9 टाइम जोन है। ब्राज़ील एग्जैक्टली है जिसके 4 टाइम जोन है। अब अगर आपको ये पता भी है तो भी सिली मिस्टेक होने के चांसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूछा गया मोर देन 4, तो ब्राज़ील इसमें भी नहीं आएगा आपका। ओके तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ये बड़ी ही बेहुदी सी बात होगी अगर आप इसको अटैम्प्ट करते हो। चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो सकते थे। ये इजीली हो सकता था 24th और 25th ईजिली हो सकता था, 22nd डांसिंग गर्ल एंड 23 4। ओके तो इस पेज पे से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे। ओके चलिए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हाथ नहीं डालना है, बिल्कुल छोड़ दो इनको। बोत्सवाना डायमंड के लिए फेमस है क्योंकि ये मैंने आपको न्यूज़पेपर में बताया था, बोत्सवाना से स्मगल होके जाते हैं साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से फिर बाकी के वर्ल्ड की तरफ जाते हैं। ओके इसलिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सब लोग चाहते हैं कि ट्रबल चलता रहे क्योंकि जिनके पास गन होती है, जिनके पास पावर होती है, वो इसी तरीके से स्मगलिंग करते रहते हैं इस तरह के डायमंड्स और दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट्स की। ओके तो ये एक बार को आपको पता हो सकता था। चिली तो आपको पता ही है, चिली अर्जेंटीना वगैरह वो लिथियम ट्राइंगल बनता है, ठीक है, तो ये 2 एक्सेप्टेबल है। लेकिन इंडोनेशिया आपको पता होगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। इंडोनेशिया एंड फिलीपींस ये 2 ऐसी कंट्री हैं जो निकल के लिए फेमस है, बट आई वोंट कंसिडर इट कि ये आपको पता होगा, तो हम इसको मान के चलते हैं कि नहीं, नॉट डूएबल। ओके नेक्स्ट इज यहाँ पे अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वहाँ पे पीडमोंट सर्दिनिया इस नाम की जगह का आपने सुना होगा, तो ये एक्चुअली इटली से रिलेटेड है। नॉर्मेंडी आपने सुनी होगी, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है और ये हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, जब हम नेपोलियन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो नॉर्मेंडी भी आपका फ्रांस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरी चीज़ है ये हमें नहीं पता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपको भी नहीं पता होगा, राइट। तो इसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को भी कंसिडर करते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये तो आपको वैसे भी पता होगा और मैंने आपके साथ इसको रिवीजन सीरीज़ में भी करवाया था। साथ में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसके डायरेक्ट में पोस्ट भी की थी विद रिस्पेक्ट टू, मैंने आपको पेरियार का पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी थी यहाँ पे, ठीक है, पूरी हिस्ट्री कराई थी मैंने आपको पेरियार की, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल भी जाएगा इसके स्क्रीनशॉट और इवन वो पोस्ट ही मिल जाएगी आपको पूरी। तो ये इजीली डुएबल था। तो इस पेज से हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम कह सकते हैं कि हम कर सकते थे। ये आए क्वेश्चन जो आपको इकोनॉमी में डिमांड करेंगे, जब तक नॉलेज नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब इनको आप टफ नहीं कह सकते यार, क्योंकि देखिए आप ये सब पढ़ते हैं कि फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है हमारा, और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, फिजिकल डेफिसिट एक सिंपल लैंग्वेज है, फिजिकल डेफिसिट क्या था हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट, ठीक है। अब रिसीट जो होती थी हमारी ये हमेशा कम होती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, और इसी फिजिकल डेफिसिट को फिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बोरोइंग। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 3.2% है हमारे जीडीपी का, यानी कि हमने इस गड्ढे को, ये जो डेफिसिट हुआ है इसको हमें गड्ढा मान लें अगर, तो हमने इसको फिल करने के लिए जितनी बोरोइंग्स ली वही तो हमारा फिजिकल डेफिसिट का साइज हो गया, राइट। अब यहाँ पे सीधे दिया है गवर्नमेंट बजट हैज शोर बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़, यानी कि ये जो 10,000 करोड़ है ये सीधे सीधे हमारा फिजिकल डेफिसिट ही हो गया है। ओके दिस वाज द ट्रिक, सीधे बोरोइंग्स, फिजिकल डेफिसिट को भरने के लिए हम लोग जो पैसा अलग से ले रही है गवर्नमेंट वही तो हमारी बोरोइंग्स हैं और वो 10,000 है, सीधे सीधे स्टेटमेंट 2 यहीं पे सही हो जाता है। ओके अब आइए जरा आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है, फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दीजिए गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट पेमेंट का काम है। अब इंटरेस्ट पेमेंट कितना बोल रहा है, ये इंटरेस्ट पेमेंट है 6,000, तो फिजिकल डेफिसिट में से मैं 6,000 माइनस कर दूं, फिजिकल डेफिसिट है मेरा 10,000, उसमें से 6,000 माइनस कर दूंगा, प्राइमरी डेफिसिट आ गया, सिंपल। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू में रिसीट जितनी आ रही है और खर्चा जितना जा रहा है, यानी कि मेरा सीधा सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 है, रेवेन्यू रिसीट कितनी आ रही है 60,000 आ रही है सिर्फ, यानी कि मेरा 20,000 का जो डिफरेंस है वही तो मेरा रेवेन्यू का डेफिसिट है, राइट। तो 20,000 मेरा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सिंपल। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ देखने में डरावना लग रहा था, ठीक है। अगर ये बात आपने पकड़ ली कि मेरा फिजिकल डेफिसिट है क्या, नथिंग, इट इज जस्ट बोरोइंग, नथिंग एल्स।
ओके, सो आई वुड से कि अगेन दिस वॉज अ वेरी मच ईजी क्वेश्चन. ओके, इट वॉज वेरी मच डूएबल. ये मैं एग्जाम हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ये मत कहना कि सर एग्जाम हॉल में बात अलग होती है. दैट आई अंडरस्टैंड वेरी वेल कि एग्जाम हॉल में बात अलग होती है, बट अगर ये डेफिसिट के तीन चार जो डेफिसिट है अगर हमने यही नहीं पढ़े ढंग से तो फिर हमने इकोनॉमी में पढ़ा क्या, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which one of the founding members of International North-South Transport Corridor, a multimodal transportation corridor which will connect? अब इसमें ना मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ बच्चे सिली मिस्टेक ज़रूर करके आए होंगे और वो बड़ा रिग्रेट करेंगे इसको. एक तो है इंडिया टू सेंट्रल एशिया, इंडिया से सेंट्रल एशिया जा रहे हैं और फिर सेंट्रल एशिया जाएंगे यूरोप वाया ईरान, ठीक है. अब दूसरा है इंडिया टू यूरोप जा रहे हैं थ्रू अजरबैजान. यस, हम जा जरूर रहे हैं, ठीक है. अजरबैजान भी बीच में पड़ेगा कैस्पियन सी के बॉर्डर पे, लेकिन बात यह है कि अगर इंडिया टू यूरोप जाना है मुझे तो यार इंडिया टू यूरोप तो हो सकता है कि मैं इंडिया से सीधे निकल जाऊँ अजरबैजान, ठीक है, और फिर अजरबैजान से निकल जाऊँ यूरोप, तो ये तो पॉसिबल है. लेकिन इसकी सबसे पहली जो पॉइंट है वो है कि ईरान के थ्रू जाना है. ईरान के साथ ही तो हम लोग को चाबहार पोर्ट और ये सब डेवलप कर रहे हैं, ठीक है. इसी को बढ़ाने के लिए हम करना क्या चाहते हैं इसके थ्रू कि हम लोग जो रशिया का पोर्ट है आर्कटिक में उसको कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे पर्शियन गल्फ से, राइट. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए है ये ज़्यादा सूटेबल होगा, राइट. तो ये आप इजीली कर सकते थे. नेक्स्ट इज एथेनॉल. अब ये क्वेश्चन चाहे दूसरे कहें कि टफ था, इजी था, बट आई वुड से इट वॉज डैम इजी बिकॉज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और सेपरेट 20 मिनट का सेशन किया था इस पर, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, लेड बाय यूएसए, ब्राज़ील एंड इंडिया. और इसमें मैंने आपको तीन चीज़ें याद रखने को कही थी कि यूएसए ऑलमोस्ट वर्ल्ड का मोर देन 50% इथेनॉल प्रोडक्शन करता है, ठीक है. बाकी का करीब अराउंड 28% ब्राज़ील करता है और इंडिया अभी करता है सिर्फ 5%. जब मैंने आपसे बात कही थी कि हमें ब्राज़ील इंडिया के साथ कॉपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें मैंने आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि देखिए ये ब्राज़ील ऑलमोस्ट आज इथेनॉल ब्लेंडिंग 40% तक कर चुका है, हम भी यही सब गोल लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा एक कॉपरेशन का एरिया हो सकता है साथ में, ठीक है. तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर इंडिया. और यहाँ पे उसने वही पूछा कि टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन द लेटर. नहीं, ब्राज़ील सेकंड नंबर पे है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूएसए है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. एंड अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर कॉन, अब आपको पता है कि वहाँ पे शीप इंडस्ट्री, हर्डिंग, आपने पेरिस का नाम सुना होगा ना, वो इस तरह के हरे हरे ग्रासेस टाइप के गार्डन होते हैं और वो इस तरीके से बनाए जाते हैं माउंटेन वगैरह, ठीक है. यहाँ पे बनाई जाती है उनको मारने की फैक्ट्रीज टाइप की, ठीक है, स्लॉटर हाउस है, और यहाँ पे पूरा उनका मेज़ उगा होता है, कॉर्न, मक्का. अब ये जो शिप्स वगैरह होती हैं ये यहाँ से इसको खाते खाते ऊपर आएंगी, अच्छी हेल्दी वेल्दी हो जाएंगी, फिर यहाँ के स्लॉटर हाउस में उनको मारा जाता है, ठीक है. तो यूएसए में कॉर्न बहुत ज़्यादा होता है, उसको यूज़ करते हैं वो इथेनॉल प्रोडक्शन में, जबकि शुगर केन में ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और वो शुगर केन को यूज़ करता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन में. ये दोनों चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस डिस्कस करते वक्त. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, सेकंड इज़ करेक्ट एंड इट वॉज डैम इजी क्वेश्चन. अगर आपने वो लेक्चर देखा था ओके, तो हम इसको भी मानेंगे वेरी मच डूएबल. इसको छोड़ दीजिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था, बट एक फर्स्ट अटैम्प्ट वाले बच्चे से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इसको हैंडल कर सकता था, ठीक है. हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट इज अगेन एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया. द फिजिकल डेफिसिट स्टैंड एट 50,000 करोड़. इट इज़ रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट एंड द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटी इज 1,500 करोड़. सो व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट. अब देखिए जब भी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट पूछा जाता है ना, तो ये होता है आपका जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है माइनस इंटरेस्ट, ठीक है. अब जब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें हम ऑलरेडी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को तो ऐड करते ही हैं, ठीक है, कि ये कर्ज नहीं कर रही हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से कुछ एसेट बनेंगे. तो ये तो आपको बेवजह कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था 10,000 करोड़, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल मुझे फिजिकल डेफिसिट दे ही रहा है. और फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट तो माइनस की हुई है पहले से, ठीक है. तो सिंपल सा है कि मुझे बस इतना करना है, फिजिकल डेफिसिट में से माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि मेरा 10,000 है, 10,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 1,500 करोड़, तो मेरा आंसर आ जाएगा समवॉट 48,500 करोड़. दैट्स इट, सिंपल. ये जो 10,000 करोड़ दिया गया था ये तो आपको जबरन में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था. ओके, सो दैट वाज अगेन अ वेरी मच इजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड. मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि इकॉनमी, देखिए इकॉनमी और ज्योग्राफी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, ओके. लेकिन पॉलिटी
एंड ज्योग्राफी। ये दो ऐसे, सॉरी नॉट ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो बस एक बार अगर टीचर ने पढ़ा दिए ठीक, नहीं भी पढ़ाए तो ठीक, ये बुक से आपको मल्टीपल रिवीजन से आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री को, और सोर्स भी लिमिटेड है, सिंगल बुक, ठीक है, ये रिवीजन से सॉल्व होंगे दोनों। और इन दोनों में जब तक आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आप हमेशा ट्रबल फेस करोगे। सो अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनके जितनी बार लेक्चर देखना पड़े इन दो सब्जेक्ट के देखो। ठीक है, इसमें आप जितनी ज़्यादा बुक को रिवाइज कर सकते हो वो करो। और एनवायरनमेंट साइंस टैग इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर, वो आप हम पे छोड़ दो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से कितने सॉल्व हो सकते थे। दिस वॉज इजिली डूएबल, ओके, देन दिस वॉज बायोफ्यूल अलायंस डूएबल, दिस वॉज डूएबल 3 4, ओके 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो हम लोग कर सकते थे। यस, तो यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन करीब इजिली कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखने में डरावना जरूर लग रहा है, बट अभी मैं आपको कुछ याद दिलाऊंगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा और क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच जाओगे। 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस टू बी शेयर विद द स्टेट। नहीं, अगर यहाँ पे ये 42 41 दे देता ना तो कन्फ्यूजन होना आपका ऑब्वियस था, लेकिन नहीं, पहले 42 दिया गया था, उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू कश्मीर, तो 41% कर दिया गया और 1% स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर को एलोकेट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसने 45% कह दिया कि 45% नेट प्रोसीड जा रही हैं स्टेट्स को, तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो जाता है। अब इसमें सेकंड हटा दो, यहाँ से बस सेकंड हटा दो, ये गया, ये गया, ये गया, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास। ऑलराइट, सो ये बहुत इजी था और ये क्वेश्चन है अबाउट द 15th फाइनेंस कमीशन। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। ये सब मत देखो कि यार 4800 करोड़ ये तो फिगर्स पूछ रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, नो। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बहुत अच्छे से कंपेयर करके करवाई थी बिटवीन 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन, वो है ये क्राइटेरिया। ठीक है, दिस वन, ओके। सो यस, दिस वॉज आई वुड से ईजी हैंगिंग फ्रूट एक्चुअली। जैसे ही आपने सेकंड स्टेटमेंट देखा आप आंसर तक पहुंच जाओगे। IBRD, अब ऐसा नहीं है कि IBRD सॉल्व हो नहीं सकता था, ईजिली हो सकता था, लेकिन मैं इसको फिर भी नहीं करूँगा अपने अंदर काउंट, क्योंकि मैंने इस बार नहीं कराया बिकॉज मुझे लगता था ये आउटडेटेड टॉपिक है, नहीं आएगा, बट ये आया है। बट हाँ, लोन एंड गारंटीज प्रोवाइड करना मिडिल इनकम कंट्रीज़ को इसका काम है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड यूरोप के वर्ल्ड वॉर 2 के में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको दोबारा रिबिल्ड करने के लिए हुआ था, मार्शल प्लान आया था और ये IBRD सेटअप हुआ था। ठीक है, उसका नाम ही था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों पॉइंट तो सही थे, लेकिन ये जो कह रहा है ना इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, नहीं यार, हज़ारों कई दसों बॉडी हैं जो पॉवर्टी पे वर्क कर रही थी, गलत हो जाएगा। तो आंसर 2 हम पहुंच सकते थे, बट अगेन फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट वाले बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो नहीं, आई वुड से कि नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं डुएबल नहीं था। सेम इज द केस विद RTGS एंड NEFT। तो ये R का तो मतलब ही है रियल टाइम में, यानी इंस्टेंटली, जैसे ही आपने दबाया काम हुआ, तो RTGS में सेटलमेंट जो होती है वो इंस्टेंटेनियस हो जाती है तुरंत, जबकि NEFT में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इट टेक सम टाइम। तो ये मान सकते हैं कि हाँ आप पहुँच सकते थे इस पर। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज वाइल इट इज़ नॉट ट्रू फॉर NEFT। देखिए पहले ऐसा था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कहा ओके 24/7 अलाउ कर दो, जब जिसको जो करना हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये पता हो कस्टमर्स चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजैक्शन वाइल दैट इज़ नॉट केस विद NEFT। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको पता होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यही कहेंगे कि इट वॉज ऑल्सो नॉट डूएबल। ठीक है, इसको छोड़ देते। चलिए ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और हमने इसको न्यूज़पेपर के टाइम किया भी था, पूरे नोट्स भी मैंने आपको प्रॉपर बना के दिए थे। इसमें यहाँ पे क्या गोल लेके आई है सरकार, 1 करोड़ सोलार रूफटॉप पैनल्स लगाएगी रेसिडेंशियल हाउस पे। ठीक है, रेसिडेंशियल हाउसेज, नॉट कॉर्पोरेट हाउसेज बट रेसिडेंशियल हाउसेज। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, घर। अगर यहाँ पे ये बदल के रेसिडेंशियल जगह कर देता कमर्शियल सेक्टर तो गलत हो जाता। ठीक, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, रिपेयर। आपने वर्ड सुना था सोलार मामास, ओके। वो सब यही था कि ग्रास रूट लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स को तैयार करेंगे, वो रिपेयर कर सकें, ऑपरेशन कर सकें, और बहनों को तैयार करेंगे सबसे ज़्यादा। इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग कोर्स, ओके, अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो ये सब हमने प्रीलिम्स में रिवीजन के टाइम पे बात की थी, तो हम इसको मान सकते हैं कि यस इट वॉज अगेन ईजी वन, इसको किया जा सकता था। ओके, सो दिस इज़ वन, इसको कर सकते थे आप। UPI इसका मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस में से भी दिया था, और मैंने जब आपको
द हिंदू में कराया था तब भी मैंने दिया था, इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, जहाँ पे ये सारी कंट्रीज आपके साथ मेंशन की गई हैं। ओके, तो दिस वाज आल्सो जो हमने न्यूज़ एनालिसिस के साथ किया था 2 क्वेश्चन, देन दिस वन 15 फाइनेंस कमीशन 3, एंड IBRD को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, NEFT को भी हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोग कर सकते थे। लेक्चर लेंदी हो रहा है, कैन अंडरस्टैंड, आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं या रोक सकते हैं, बाद में देख लेना। ओके, बट आई विल टेक यू थ्रू टिल लास्ट। ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, यस, क्योंकि हमने ऑर्डिनेंस के बारे में क्या पढ़ा है, इट हैज़ अ फोर्स ऑफ लॉ। जो काम कानून से हो सकता है वो ऑर्डिनेंस से भी हो सकता है, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस हो गया। ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज फंडामेंटल राइट, देखिए फंडामेंटल राइट को एब्रिज करने के लिए आपको करनी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप ऑर्डिनेंस से नहीं कर सकते, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अपना प्रोसेस है, आपको उसी से करनी होगी, तो ऑर्डिनेंस ये काम तो नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट, यस, अगर सिविल मैटर्स में है तो ऑर्डिनेंस बिल्कुल आपका बैक डेट से आ सकता है, ठीक है। जैसे लालू यादव को करप्शन केस से फंसाने के लिए मनमोहन सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया था कि हम वो प्रोविज़न हटाते हैं जिसमें आपको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होने पर आपकी मेंबरशिप चली जाती है। फिर राहुल गांधी ने मीडिया में आके कहा उस ऑर्डिनेंस को कचरे की डस्टबिन में डाल दो, ओके, तब वो कंट्रोवर्सी हुई थी 2013 में। ये एग्जाम्पल आपको बार बार देता हूँ कि राहुल गांधी की नीयत क्यों मैं मानता हूँ कि अच्छी है करप्शन के मामले में, वो करप्ट लोगों को बचाने वाला आदमी नहीं है। ओके, तो यस, बैक डेट से भी आ सकता है अगर वो सिविल मैटर का, प्रोवाइडेड क्रिमिनल का ना हो। क्रिमिनल का ये मैंने आपसे बार बार फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था तब भी कही थी। सो दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी मच डूएबल क्वेश्चन, टफ भी नहीं कहेंगे इसको हम लोग। ये तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। इस इतने फैक्ट्स मैं उम्मीद नहीं करता कि आपको याद हो, सो इसलिए मैं इसको बिल्कुल काउंट नहीं करूँगा, आप भी इसको मत काउंट कीजिए। हम आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस्टेब्लिश की गई है। अब जोनल काउंसिल आपको पता है ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। उसी तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही आती है, अंडर आर्टिकल 263, हमने कई बार पढ़ी है। एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, जैसे नीति आयोग है ना एग्जीक्यूटिव, ना तो लॉ के थ्रू बनाई गई है जोनल काउंसिल के थ्रू, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जैसे नीति आयोग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो अगेन आई वुड से दिस वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली, The Constitution explicitly mention that certain sphere of governor of state act as his or her discretion। अब मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया था एक बार मेंस में, कि एक क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया था दैट दो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट ही हैज़ मोर डिस्क्रिशनरी पावर दैन द प्रेसिडेंट। ओके, सो गवर्नर को काफ़ी सारी एक्सप्लिसिटली डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि राष्ट्रपति को नहीं दी गई है अंडर आर्टिकल 163, राइट। सो दिस वॉज अ राइट स्टेटमेंट। President of India can his or her reserve a bill पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल की बात कर रहे हैं कि इसको रिजर्व कर सकता है विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। नहीं, देखिए फर्स्ट इंस्टेंस में तो गवर्नर ही होगा जो बिल को फॉरवर्ड करेगा। और ये क्वेश्चन क्यों आया, तमिलनाडु गवर्नर यही हरकत कर रहे थे, केरल के गवर्नर यही हरकत कर रहे थे, न्यूज़पेपर में हम बार बार डिस्कस करते थे, ठीक है। पहले तो खुद ही बैठे रहते थे बिल पे, फिर बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो इन लोगों ने क्या किया, बिल को भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट अब उस बिल पे बैठी रहेंगी। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन हीज और हर ओन रिजर्व ए बिल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक गवर्नर उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ असेंबली में पास हुआ और ऊपर से राष्ट्रपति ने कहा कि उस बिल को रोक दो, ऐसा नहीं होगा। पहले गवर्नर खुद डिसाइड करेगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। सो इट वॉज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपका न्यूज़पेपर से ही ड्राइव होता है। नेक्स्ट इज, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 DPSP में दिया हुआ है। उसके बाद प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज कॉम्पोजिट कल्चर आर्टिकल 51 है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये तो तीनों ही करेक्टली मैच हैं। सो सबसे ईजी क्वेश्चन था ये तो। ओके, तो इस पेज पे देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। दिस वॉज ईजी वन, ओके, दिस वॉज ईजी वन 2, देन दिस वन 3, ये हम नहीं कर सकते, एंड दिस वाज 4। तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोग कर सकते थे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46।
विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन इफ एन एरिया इन स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल एरिया अंडर फिफ्थ शेड्यूल। अब मैंने आपको फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल दोनों पढ़ाया था, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाया था, पूरा लेक्चर इसी पे था। स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड लोकल बॉडी एज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, फिफ्थ शेड्यूल मैंने आपसे कहा था कि देखिए आप बना लीजिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी है तो, लेकिन ये क्या कर सकती है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर तो फिर भी फोर्स में रहेगी, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल हो जाएगा गलत, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पावर में सिक्स शेड्यूल हो तो बात अलग होती है, फिफ्थ शेड्यूल में तो ऐसा कुछ नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, ठीक है, सर्टेन सर्कमस्टांसेज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। अब ये मणिपुर में लड़ाई वगैरह चल रही है, तो ऐसा कहा जाता था कि ये जो ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, तो एक काम कीजिए कि इनमें जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ है इनका कंट्रोल सेंटर ले सकता है, अपने आप में ले सकता है, नहीं ले सकता है वो अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट इतना डेप्थ में आपसे उम्मीद नहीं करता कि आपने ये पढ़ा होगा कहीं या सुना होगा, तो हम इस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि चलिए ये डूएबल नहीं था, ठीक है। अब ये आपने चाहे पढ़ा हो या ना हो, बट यार कम ऑन, इतना कॉमन सेंस तो एक्सपेक्ट किया जाता है। नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, ऑटोमेटिव बोर्ड का क्या काम है यार, उसका काम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से डील करना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से डील करना। तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आएगा? यहाँ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ी हो रहा है, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। कॉइल बोर्ड, कॉइल बोर्ड क्या है, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज टाइप की बातें हैं, ठीक है। कॉइल बोर्ड आपको पता ही है, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम में, तो ये इजी था। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह की चीज़ें, तो ये चली जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ही गलत मैच किए गए थे। ओके, सो आंसर हो जाएगा आपका डी, नन, कोई भी गलत वो नहीं है। तो इसलिए मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूंगा, बिकॉज ये इजीली सॉल्व कर सकते थे आप अपने कॉमन सेंस से, इसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द सेवंथ शेड्यूल। पहले क्वेश्चन तो देखें क्या है। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर विच रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड। अब ये बात कर रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ में हमें वन हाफ नंबर ऑफ स्टेट्स का एसेंट भी चाहिए, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट की बात हो रही है, यानी कि सेवन शेड्यूल की बात हो रही है। इसको अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ हाफ ऑफ द स्टेट का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी है, इंदिरा गांधी ने करवाया था। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? कर तो सकते हो, ठीक है, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पे स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन तो लगेगी बॉस, ओके। और ऐसे ही कुछ किया था 2013 में जब कोऑपरेटिव एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने, उस टाइम ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार ये स्टेट का डोमेन है कोऑपरेटिव, सेंटर क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहा है, ओके। तो यहाँ भी आपको परमिशन तो लगेगी इसकी। एंड कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ सेंटर, ठीक है, वो तो सेंटर जो चाहे कर सकता है, दैट्स नॉट अ बिग टेल, ठीक है। लेकिन एक फर्स्ट अटैम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि उसको सेकंड स्टेटमेंट को लेकर उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल इसको मानूंगा कि दिस वॉज नॉट डूएबल, ओके। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट स्टूडेंट्स के हिसाब से ही ये पेपर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको फिलहाल मान लेते हैं कि इट वॉज नॉट डूएबल। चलो, नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट answerable to any court for the exercise and performance of the power and duties of his or her office। दिस इज एब्सोल्युटली कि उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में अगर कोई एक्ट किया है तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को। यही तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में, राइट। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हीज और टर्म। जब तक वो कुर्सी पर बैठे तब तक तो नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने पढ़ाया आपको लेक्चर में, members of state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कपिल मिश्रा का, ठीक है, कई बार एग्जाम्पल दिया। इसमें बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह पे कि उन्होंने एक लड़की की जासूसी करवाई थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, ओके। लेकिन यही कपिल मिश्रा आज बीजेपी में आ गया, और जितने सीरियस इसने एलिगेशन, सिर्फ एलिगेशन नहीं लगाए थे, इसने रिकॉर्डिंग सुनाई थी अमित शाह की वॉइस की उस टाइम जब ये लीक हुई थी, ठीक है। तब लोगों ने कहा था भाई ये आदमी तो मरा, लेकिन मरा इसलिए नहीं, और ना ही कोर्ट में कोई जाके केस कर पाया इस आदमी के अगेंस्ट, क्योंकि इसने जो भी कहा था वो हाउस के फ्लोर पे कहा था, दिल्ली असेंबली के फ्लोर पे, तो उसके लिए वो लायबल नहीं था, ओके। तब ये मैं एग्जांपल आपको बार बार न्यूज़पेपर में देता था, तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक में ना पढ़ा हो। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा
इजी एज पाई की ही रिवीजन सीरीज से। और ये मैं आपको न्यूज़पेपर में हमेशा करता हूँ, जब भी अगर आप में से कोई न्यूज़पेपर पहले से फॉलो कर रहा है, जब भी कोई बॉडी आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, मैं हमेशा आपको उस पर शॉर्ट नोट देता हूँ, रिपीटेटिवली बार बार देता हूँ, ताकि आप लोग उसकी शॉर्ट नोट्स अपने हैंड रिटन बना लो और सिर्फ उन पॉइंट पे फोकस करो जो पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। उसी तरीके से जब ये बॉडी आई थी पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, तो मैंने न्यूज़पेपर में तो आपके साथ दिया ही था, प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी करवाया था, और मैंने आपसे वहाँ पे कहा था कि ऐसी जो बॉडीज़ होती हैं ये बहुत सारे फंक्शन करती है, आप याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो एक्सक्लूसिवली कहा गया है कि इसको एक्सक्लूड किया जाता है आपके डोमेन से, वो था प्रोडक्शन करना, दोनों का, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी। ये देखना इस बोर्ड का काम नहीं है। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं आपको न्यूज़ एनालिसिस के साथ कोई शॉर्ट नोट दे रहा हूँ तो उसको बना लो अपनी कॉपी में, कि वही प्रीलिम्स में रिवाइज होता है लास्ट मंथ में मैगजीन रिवाइज नहीं होती है मंथली, राइट। तो ये दोनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। प्रोडक्शन का काम नहीं है, रिफाइन करना, स्टोरेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मार्केटिंग करना, सेल करना, ये इसके फंक्शन है, ठीक है। उसका काम ही है, रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेट करता है उन चीज़ों को, प्रोडक्शन उसका काम नहीं है। तो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट सही होंगे सिर्फ, ठीक है। इसलिए मैं इसको इजी सिर्फ इसलिए कहूँगा क्योंकि ये मैंने करवाया हुआ है, अगर ये नहीं करवाया था तो मैं खुद इसको इजी नहीं कहता, ठीक है। तो दिस वॉज डूएबल 49, दिस वॉज डूएबल, देन इसको मैं काउंट नहीं करता क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स उम्मीद नहीं करता कि इसको ये पता होगी। दिस वॉज वेरी मच डूएबल, ईजी था, और ये वाला भी हम सेकंड पॉइंट की वजह से इसको कंसिडर करते हैं कि ये नहीं होगा हमसे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन इस पेज से सही हो रहे हैं? 1, 2 एंड 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो सकते थे। तो चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं कि आखिर अभी तक हम कितने क्वेश्चंस तक पहुँचे हैं सही। 3, 7, 10, 14, 15, 19, 19 and 4 23, 23 and 4 27, 27 and 2 29, 29 and 3 32। ओके, सो आउट ऑफ 50 32 क्वेश्चन ऐसे थे इन सेट नंबर सी जो आप लोग कहीं ना कहीं ईजिली अटैम्प्ट कर सकते थे बिना पैनिक हुए कि यार ये जो दूसरे हैवी क्वेश्चंस आए इनका क्या, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर टिल क्वेश्चन 50 हम 32 ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं विच वर ईजली डूएबल, ओके। और उसमें ही मैंने वो क्वेश्चंस काउंट नहीं करे हैं जो एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस बंदे से तो उम्मीद की जाती है कि अगर आप 2-3 अटैम्प्ट से तैयारी कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, ठीक है। अभी हम एक फर्स्ट अटैम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं कि 32 क्वेश्चन फर्स्ट 50 में से डूएबल थे, ओके। जस्ट टेक 2 मिनट्स ब्रेक, फिर शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी था, तब मैंने आपसे कहा था ये जो पावर ट्रेन व्हीकल हैं दे आर नथिंग बट ये जो न्यू जनरेशन के इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल आए हैं या हाइब्रिड व्हीकल। आपको याद होगा नितिन गडकरी एक हाइब्रिड व्हीकल लेके पार्लियामेंट पहुँचे थे, ठीक है। उन्होंने दिखाया था, देखिए ये फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक दोनों पे चलता है हाइब्रिड व्हीकल। तो इनको नाम दिया जाता है पावर ट्रेन व्हीकल, और ये सब कुछ है, ठीक है। ये बैटरी वाले, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती हुई बस नागपुर में लॉन्च की थी इन्होंने, ठीक है। फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक का हाइब्रिड, तो ये सब क्वालिफाई करते हैं टू बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल, ओके। तो इसका आंसर इजली आप पहुंच सकते हो ऑल 3। यूएवी, अब यूएवी के बारे में हम एक चीज़ तो जानते हैं कि ऑल टाइप ऑफ यूएवीज डू वर्टिकल लैंडिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी यूएवीज हैं खासकर मिलिट्री में जो रनवे से प्रॉपर टेक ऑफ करते हैं, और वर्टिकल वो हैं जो आप शादी वगैरह में देखते हो जिनमें चारों साइड व्हील लगे होते हैं। आजकल डिलीवरी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, जेप्टो ने यूज़ किया अभी रिसेंटली बेंगलोर में ग्रॉसरी डिलीवर करने के लिए, ओके। तो ऑल टाइप आर वर्टिकल, ये तो गलत हो जाता है। ऑल टाइप ऑफ यूएवीज आर ऑटोमेटेड हॉवरिंग। अब मैं उम्मीद नहीं करता कि फर्स्ट अटैम्प्ट वाले बच्चे को इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होगा व्हाट इज़ ऑटोमेटेड हॉवरिंग, ठीक है। जैसे कि आप हेलीकॉप्टर वगैरह देखते हो, ऊपर जाता है हवा में और वो वहीं पे स्टे हो सकता है, इट कैन रिमेन स्टैंड स्टिल इन एयर, लेकिन ड्रोन में ऐसा नहीं होता।
ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन यूज़ बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे यूएवीज ऐसे भी हैं जिनमें कंबशन इंजन भी यूज़ होता है, ठीक है। बट अगेन ये फर्स्ट अटैम्प्ट के बच्चे से मैं उम्मीद नहीं करता, इसलिए आई वुड से कि नो, दिस वॉज नॉट डूएबल। ये बहुत अच्छे से डूएबल था क्योंकि मैंने आपको अपनी रिवीजन सीरीज़ में सारी तरह की बैटरीज पढ़ाई थी। मैंने आपको सोडियम आयन बैटरीज पढ़ाई थी, मैंने आपको सैंड बैटरीज भी पढ़ाई थी, मैंने आपको सॉलिड आयन बैटरीज पढ़ाई थी, एंड मैंने आपको लिथियम आयन बैटरीज पढ़ाई थी। उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये कोबाल्ट, लिथियम, निकल, ये सब यूज़ होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट कहीं भी नहीं आया था, और ग्रेफाइट वैसे भी नहीं आ सकता बिकॉज इट इज़ अ नॉन मेटालिक, राइट। ये कैथोड में यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन बाकी के तीनों यूज़ हो सकते हैं। ओके, सो आई वुड से दिस वॉज वेरी मच डूएबल। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा प्लास्टिक कंटेन करता है? सी, अनरियलिस्टिक क्वेश्चन के पीछे मैं नहीं भागता, और मैं आपको भी यही कहूँगा इनके पीछे मत भागना। आपका काम सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है, इसका कोई स्कोर ऐड नहीं हो रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हमने गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की तो बातें की, ठीक है, और हमने इन चीज़ों की बातें भी की क्या क्या इनसे बन सकता है। यूरिया हमने जाना था, इथेनॉल हमने जाना था, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू में ना तो हमारे नोट्स में था ना हमने सोचा था, क्योंकि ये होता है नाइट्रोग्लाइसरीन। अगर आपने मूवीज़ वगैरह भी देखी होंगी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह इस टाइप की, तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, एक्सप्लोजिव होता है एक तरह का, ठीक है। तो ये ना तो कहीं आर्टिकल में कहीं पे मेंशन हुआ, ये यूपीएससी ने अपने मन से डाल दिया कि ये चीज़ नहीं बनती है, चलो ये डाल देता हूँ। ये दो तो आपने नोट्स में पढ़ी थी, ठीक है, तो ये हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे कि ये डुएबल नहीं था, हम इसको नहीं कर सकते। CL10, HMX एंड LLM। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने इसको पढ़ाया या क्या किया, लेकिन हाँ, जब अभी इंडिया पाकिस्तान का तनाव चल रहा था, दैट टाइम आई वाज स्क्रॉलिंग एक्स, ओके, आई यूज्ड टू स्पेंड क्वाइट सम टाइम ऑन एक्स। तब ये मैंने वहाँ ज़रूर देखा था कि चाइना ने किया था, और उसने कहा था कि अगर हम न्यूक्लियर्स को हटा दें तो नॉन न्यूक्लियर कैटेगरी में ये सबसे भयानक एक्सप्लोसिव है, ठीक है, काफ़ी काफ़ी सबसे डेडली एक्सप्लोसिव है। तो दीज आर एक्चुअली दी एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन्स, ठीक है। लेकिन मैंने देखा ज़रूर वहाँ पे, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है या पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। तो इसको भी हम कहेंगे कि दिस वॉज नॉट डूएबल। तो इस पेज पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन और इसके अलावा एक ये क्वेश्चन 53, हमें दो ही क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो हम कह सकते हैं कि यस दे वर लिटिल बिट ऑफ डूएबल, ठीक है, दो क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं। ओह, मेजोराना, ठीक है, मैंने आपके साथ ये टेलीग्राम पोस्ट पे शेयर किया था और अपने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ में भी करवाया था, और वहाँ पे मैं हमेशा आपके साथ न्यूज़ आर्टिकल जो होता है ना, उसकी हेडलाइन जरूर की क्लिप जरूर डालता हूँ, और वहीं पे क्लियर मेंशन था, अमेज़ॉन नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट लिखा था, और यही यूपीएससी ने चेंज करके आपसे पूछ लिया। तो इसे तो मैं ईजीएस्ट से भी ईजी कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको रिविजन में भी कराया था, और टेलीग्राम पोस्ट पर जाके देख लेना, वहाँ मिल भी जाएगा। अगेन मैंने इसका प्रूफ आपको डाल दिया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मैंने आपके साथ करवाई थी, मैन मेड प्रोटीन है, वहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया था लैब मेड प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है, ये बाइंड करता है जाके हमारे स्पेसिफिक एंटीजेंस को, और ये निपा वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया से ये वायरस मांगा था, और इसी पे बेस ये आर्टिकल आया था, क्योंकि केरल में हमारे पास केस आ रहे थे। सो दिस वॉज वेरी मच ईजी, ये हमने आपके साथ किया था। ओके, नेक्स्ट इज़ नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। ऐसा नहीं है, ओशन वाटर में तो बल्कि आप कह सकते हो कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी अगर हमें कहीं मिलती है तो वो ओशन वाटर में ही देखने को मिलती है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अगर ऐसा होता तो फिर मैंने आपके साथ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ में एक टॉपिक कराया था बैक्टीरियोफेग्स, राइट। बैक्टीरियोफेग्स में मैंने क्या कहा था कि हमने ऐसा बैक्टीरिया ढूंढा है जो वायरस को खा जाएगा, अगर वो इन्फेक्ट ही नहीं कर सकता तो फिर खाएगा कैसे, राइट। तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो जाएगी। नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल, नहीं, वायरस सेल के अंदर एंटर करता है और उसको पूरी तरीके से चेंज करके रख देता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। और ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी जब मैंने आपको मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सारे बेसिक क्लियर किए थे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ऑल दोज थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली में गलत थे। सो दिस वॉज इजली यू कैन से कि नो नथिंग, कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। एक्टिवेटेड कार्बन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हो नहीं सकता था, बट अगेन आई वुड से कि एक फर्स्ट अटैम्प्ट वाले एस्पिरेंट से मैं उम्मीद नहीं करता कि वो इतना सोच पाएगा, सो आई वुड नॉट काउंट दैट क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पे हम कितने क्वेश्चन कर सकते थे, 59, 58 एंड 57, तो यहाँ से करीब 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोग ईजिली कर सकते थे।
ओके मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे के हिसाब से ये सब बातें आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बाकी क्वेश्चन नहीं करा सकता, समझा सकता हूँ। ठीक है, ये लाइमस्टोन सिलिका ये सब मैं आपको करवा सकता हूँ, बट अब मैं इनको आउटराइटली रिजेक्ट करूँगा क्योंकि मैं आपके अंदर वो हैबिट नहीं डालना चाहता जहाँ आप ऐसे क्वेश्चन को देख के पैनिक हों। मैंने एग्जाम से पहले भी एक दिन पोस्ट किया था जो आपसे यही कहा था, एग्जाम को सिर्फ एग्जाम समझ के देना। जो इस तरह के वेक क्वेश्चन आ जाएं, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उन पे बिल्कुल ध्यान मत देना, उन्हें अवॉइड करो, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जस्ट ये सोचो जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट जो हैं उनको पहले कैप्चर करना। चलिए कॉप 28 पे तो शायद ही ऐसा कुछ है जो हमने नहीं किया होगा, हमने सब कुछ किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ भी और अपनी रिवीजन सीरीज़ के साथ भी। लेट्स चेक कि इसमें क्या है। कॉप 28 इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। यस, ये रिफ्रेन किया था। क्यों किया था वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन होगा, अगर हम साइन कर लेते तो हमें डीकार्बोनाइज करना पड़ेगा अपने हेल्थ सेक्टर को। अब आपको लगता है हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम अभी डीकार्बोनाइजेशन जैसी चीज़ के बारे में सोच पाएँ? इंडस्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। आपको याद है एग्रीकल्चर वाला मैंने आपके से एक टॉपिक डिस्कस किया था, ग्लोबल मीथेन प्लेज। इंडिया ने क्यों मना किया था कि हमारे फार्मर्स उतने रिच नहीं है, अभी हम ये सब बातें नहीं सोच सकते अपने एग्रीकल्चर में। सेम चीज़ हमारे हेल्थ सेक्टर पे भी लागू होती है कि अभी इसमें हम डीकार्बोनाइज और इस तरह की बातें नहीं सोच सकते। ठीक है, तो आप ऐसे कोई बाइंडिंग डिक्लेरेशन मत कीजिए। अगर आप इस तरह कोई डिक्लेरेशन करना चाह रहे हो तो हम उस पर रिफ्रेन करेंगे, राइट। एंड if India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. Obviously, अगर हमें इनके नियम कानून मानने होंगे तो फिर हमारी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगी, राइट। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दैट ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ए। ठीक है, तो ये जो है आपका ये बाइंडिंग नहीं था, लेकिन हम क्योंकि ये हमारी जो रेजिलेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी, इसलिए हमने इसको साइन नहीं किया था और यही इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। क्लियर। सो अगेन हम इसको कैटेगरी में रखेंगे कि इट वॉज वेरी मच डूएबल। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, मैंने तो पढ़ाया, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इस पर आंसर पे पहुंच सकते थे अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक यूज़ करोगे इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए। नौ, ये जो आया है अर्थ के रोटेशन को लेकर और एक्सिस को लेकर, ये आर्टिकल था 14 फरवरी का द हिंदू में, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ वहाँ डाला है और मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि पोलर आइस मेल्ट हो रही है। अब पोलर आइस मेल्ट हो रही है, उस वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर बन रहा है मेल्टिंग के बाद वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द इक्वेटर, और इससे इक्वेटर पे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, उधर से आइस शेल्फ मेल्ट हो रही है, तो इससे अर्थ का बैलेंस, उसका एक्सिस और उसकी जो रोटेशन स्पीड है, इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। Okay, so scientific studies suggest that shift is taking place in Earth rotation and axis, right? So ये बिल्कुल स्टेटमेंट था, यही आर्टिकल की हेडलाइन भी थी। सोलर फ्लेयर्स हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है तो उसके अराउंड क्या होता है, ये जो सोलर फ्लेयर्स आती रहती हैं तो इस तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें प्रोटेक्ट करती है इस चीज़ से, ठीक है। इसलिए वो ऑरेस एंड ऑरियोलिस वो सब चीज़ें बनती हैं। तो सोलर फ्लेयर्स आर एसोसिएटेड विद कोरोनल मास इजेक्शन बम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमोस्फियर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये तो फैक्ट है, ये तो आपने स्टैटिक में भी पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट दिस थर्ड वन कि पोलर आइस मेल्ट होने की वजह से रोटेशन पे असर पड़ रहा है। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन, क्योंकि ये जो सोलर फ्लेयर वाला है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फर्स्ट को, क्या इसकी वजह से रोटेशन पे असर पड़ रहा है, नहीं, इसकी वजह से एक्सिस पे असर पड़ रहा है, नहीं, लेकिन जो आइस मेल्ट हो रही है उसकी वजह से असर पड़ रहा है। सो ओनली थर्ड स्टेटमेंट एक्सप्लेन दी फर्स्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन, दैट इज स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ओके, सो दिस वॉज ईजली, ठीक है, ये आपके द हिंदू आर्टिकल से बेस्ड था। तो यहाँ से हम कितने क्वेश्चंस कर सकते थे स्पेस से, 1, 2 and 3, ठीक है, तीन ही क्वेश्चन है और तीनों हम लोग सही कर सकते थे, यहाँ पे हम तीनों को मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट इज आर्टिकल 6। अब इसको तो शायद कोई भी टॉपिक हमने न्यूज़पेपर में इतना नहीं पढ़ा होगा जितना इसको पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके अलावा मीन्स 450+ में मैंने आपके साथ एक लेक्चर किया था, इंडियाज कार्बन मार्केट, जाके देख लेना, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, इंडियाज कार्बन मार्केट। उसमें मैंने आपसे कहा था आर्टिकल पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6.2 एंड 6.4, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, ये कार्बन मार्केट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई वुड से अगर आप इजी एज पाई को फॉलो कर रहे थे तो ये इसलिए आप कर सकते हो। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट on climate change is frequently discussed in global discussion on sustainable development and climate change, ठीक है। तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इज आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट, राइट, दैट इज ट्रू। एंड आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट द इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज,
ठीक है, ग्लोबल कार्बन मार्केट जब बनाने की बात की गई उसी से रिलेटेड ये था। और यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, ठीक है, एक तो प्रिंसिपल लेट डाउन कर रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज पे बात कर रहा है। और दोनों का ही गोल क्या है, दोनों का गोल है कि हमें क्या करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल तैयार करना है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, सो दैट वाज डूएबल अगर आपने फॉलो किया है तो। ये डायरेक्ट हिट था हमारे आंसर में से, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया। ये इसका प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव था। और अगर नहीं भी पता हो तो एशिया एंड पैसिफिक की बात हो रही है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। लेकिन मैं ऐसे तुक्केबाजी की बात नहीं करूँगा, ना मैं आपको कभी एनकरेज करूँगा कि आप ऐसी वाहियात हरकतें सीखें। ओके, मैंने ये आपको पोस्ट किया था अपने रिवीजन सीरीज़ में और स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ चेक कर लीजिएगा। सो इट वाज फॉर मी, ओके, फॉर इजी एज पाई स्टूडेंट, यस इट वाज वेरी मच इजी, लो हैंगिंग फ्रूट। डायरेक्ट एयर कैप्चर, अब देखिए डायरेक्ट एयर कैप्चर मैं ये नहीं कहूँगा मैंने डायरेक्ट आपको पढ़ाया, लेकिन अगर थोड़ा सा हम सोचेंगे डायरेक्ट एयर कैप्चर से हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपके साथ बताया कार्बन स्टोरेज एंड ऑल दोस मेथड्स कि हम कार्बन हवा में से लेंगे, उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, हमारे क्लाइमेट की री इंजीनियरिंग। ठीक है, तो फर्स्ट तो ठीक है कि इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हम लोग एटमोसफियर से कार्बन निकाल सकते हैं, तो ये पॉइंट तो ठीक है। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग, यस। अगर आपने फूड में देखा होगा आपकी जो फिज वगैरह होती है, एपीफिज एंड ऑल, उनमें क्या होता है, अंदर कार्बन ही होता है। ठीक है, सॉलिड आइस वगैरह क्या होती है, वो कार्बन ही है, तो इसको यहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपनी रियल लाइफ में आपने देखा होगा। लेकिन थर्ड पॉइंट है जो मैं उम्मीद नहीं करता कि काफ़ी बच्चों को पता होगा, इन एविएशन इट कैन बी ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। ठीक है, होगा, हो सकता है फ्यूचर में ज़रूर होगा, बट मैं उम्मीद नहीं करता कि ये इतना पता होगा बच्चों को, तो मैं इसको काउंट करूँगा नॉट डूएबल में। पिकॉक, तरंतुला, ऐसी बकवास चीज़ों के पीछे हमें बिल्कुल नहीं भागना है, हम बिल्कुल नहीं भागेंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा 64 क्वेश्चन, 65 दे वर डूएबल और दो ही क्वेश्चन इस पेज से डूएबल थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपके साथ जब भी ये चीज़ें डिस्कस की है तो मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा एमिशन हमारे बहुत लो है, लेकिन इतने लो भी नहीं है यार, 0.5 बहुत कम होता है, हमारा 1.8 के आसपास है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक, ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि टॉप 3 हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, टॉप 3 में आप क्या देखते हो, सबसे ऊपर चाइना, USA, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक में तो चाइना के बाद सेकंड नंबर पे हम हैं, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया। ठीक है, तो वी ऑल नो कि हमारे जितने पावर प्लांट्स हैं वो सबसे बड़ा सोर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की। सो दैट इज़ ऑल्सो ईजी वन। सो आई वुड से कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग इट वॉज अ वेरी मच डूएबल क्वेश्चन। ठीक है, उतना टफ नहीं था, ये हमने पढ़ा हुआ है इसलिए हम इसको डूएबल मान रहे हैं। ओके, नो वे, नो वे, नो वे, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करोगे ना तो पेपर लेंथी लगेगा। और मैं सच बताऊँ आपको, ये पेपर लेंथी था क्योंकि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1, 2, 3, फिर ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये पेपर अपने आप में बहुत लेंथी था। अब अगर आप ऐसे वाहियात क्वेश्चन में फंस जाओगे तो फिर आपको टाइम की भी इशू होगा और फिर बहुत पैनिक होगा। ओके, प्लैनेट अर्थ को लेके कुछ बातें कही है, बट कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम हॉल की कंडीशन को समझते हुए कि हम नहीं मानेंगे कि इस क्वेश्चन को डूएबल था। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन दैन दैट प्रोड्यूस बाय ओशियन। अब ये बताओ ओशियन कितने हैं और रेन फॉरेस्ट कितने हैं? ठीक है, थोड़े से ही तो हैं। हम भले अमेजोन को लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, बट नहीं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ना वो होती है जो प्लैंक्टन्स वगैरह, फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्र के अंदर हैं उनसे। मोर देन 50% ऑक्सीजन जो आती है हमें वो ओशियन से आती है। मैराइन फाइटोप्लैंक्टन्स, अगली स्टेटमेंट भी उसने वही दे दी। एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस अराउंड 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन एटमोसफियर। नहीं, एटमोसफियर में ज़्यादा ऑक्सीजन है। ओके, प्रोड्यूस हो गई वो ठीक है, बट एटमोसफियर में ज़्यादा है। बट अगेन आई वुड से कि ठीक है, नहीं मान लेते हैं कि नहीं कर सकते थे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डूएबल क्वेश्चन क्या था, एक ही था शायद, ओनली 1 क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये चाहे कोई और माने ना माने, मैं इसको ज़रूर मानूंगा, क्योंकि मैंने आपको ये बिल्कुल ट्रिक से याद कराई थी नाटो कंट्रीज़। बिकॉज मैंने इस पे नाटो के एक्सपेंशन पे आपको प्रॉपर मेंस का लेक्चर दिया था। मैंने आपको कहा था कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, इसके लिए नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रिस्पॉन्सिबल है। और एंड आई टोल्ड यू कि ये मत सोचिए कि इसमें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ ज़्यादा हैं तो हमें याद नहीं रहेंगी, बिल्कुल रहेगी। मैंने आपको मैप पे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे एक्सपेंड होता चला गया। अब अगर आपको नहीं याद हुई हो ट्रिक वो बात अलग है, लेकिन मैं इसे बहुत ईजी क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि हमने ये चीज़ बहुत एम्फेसिस दे के पढ़ी थी मेंस 450 प्लस में। ओके, ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर बिल्कुल नहीं था और ना ही सर्बिया इसका मेंबर था। ओके, बाकी के इसके यहाँ पे मेंबर थे। नॉर्थ मैकेडोनिया और स्वीडन को मैंने स्पेशली एम्फेसाइज किया था आपके लिए। तो दिस वॉज आई वुड से ईजी एज पाई। अगर आपने फॉलो किया है तो क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एंडेस माउंटेन। अब एंडेस माउंटेन है कहाँ? ठीक है, ये इस रेंज पे आता है। अब इस रेंज से अगर आप हट के देखो, अगर आपने कभी मैप देखा हो, तो दो ही कंट्रीज़ हैं जो थोड़ी दूर है। एक है पैराग्वे, ठीक है, वो इधर कहीं लाई करती है, और दूसरी है ब्राज़ील। तो वो भी कहीं ना कहीं इस जब स्टार्ट होता है तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ एंडेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगते हैं। वो पूरा अमेजोन का बेसिन बना हुआ है। तो यहाँ पे पैराग्वे का तो सवाल ही नहीं उठता आने का, ये तो बिल्कुल चला जाएगा और ब्राज़ील जाएगा। बट मैं ये उम्मीद नहीं करूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में आप ये रिस्क मैं ये उम्मीद नहीं करूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में आप ये रिस्क लोगे। ओके, तो मैं इसको नॉन डूएबल क्वेश्चन ही मानूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसको कर सकते थे। ज्योग्राफी के टीचर जरूर कहते होंगे आपको, बट मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैंने आपके साथ लेक तंगन का जरूर शेयर किया था टेलीग्राम पे, बट बाकी दो लेक का इवन आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया, सो आई वुड से कंसिडर इट एज अ नॉन डूएबल। टर्मरिक का मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इसको हमने न्यूज़पेपर में कई बार डिस्कस किया था। बिकॉज यहाँ पे ना डिमांड की जा रही थी टर्मरिक बोर्ड बनाने की, जैसे कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है। तो ये बोर्ड की डिमांड बढ़ाने की बात की जा रही थी। जब मैंने आपको शॉर्ट नोट बना के दिया था उसमें ये तीनों पॉइंट्स एज इट इज़ थे, दैट इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। ओके, वी हैव मोर देन 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, तो हम इसको ईजी कहेंगे, क्योंकि अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया था हमारे साथ तो ये बहुत बार आया है। और कई बार मैं इसलिए आपको पता है ये सब टॉपिक जो आते हैं ना, ये बार बार देता हूँ आपको, ताकि एक दिन आपने अगर मिस किया हो तो चलो दोबारा रिपीट होगा तब पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये तो एनसीईआरटी बेस्ड है, सबसे इजी है, और आई वुड से इट वॉज अ लो हैंगिंग फ्रूट। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आज जो अफ्रीका है और जो ब्राज़ील की सदर्न अमेरिका की कोस्ट है, ये दोनों क्या थी, ये दोनों मैच करती हैं। आप अगर बनाओगे इसको तो आपने देखा भी होगा, खैर ठीक है, ये फिट होती है पूरी तरीके से एक दूसरे में। मैप बनाना मेरे बस की बात नहीं है। चलो ओके, तो ये सब तो आपके एनसीईआरटी में एकदम बेसिक है। थी गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना, ठीक है, इसकी ये जो नीचे से जो पाइपलाइन जैसी होती है ना सप्लाई, वो तो रह गई घाना में, जबकि ब्राज़ील में मिलते हैं हमें गोल्ड डिपॉजिट ऊपर सरफेस पे। ठीक है, तो ये भी माना गया कि ये दोनों अफ्रीका का वेस्टर्न साइड और नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न साइड दोनों लॉक थे एक दूसरे के साथ। गोंडवाना सिस्टम में तो हमने देखा है करीब आज के 6 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो एक साथ थे, क्योंकि कुछ एनिमल ऐसे मिलते हैं जो पानी में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो सिर्फ लैंड पे ही कर सकते हैं। अगर अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ये सब जुड़े नहीं होते तो वो एनिमल के फॉसिल हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट पे कैसे मिल रहे हैं? वो एनिमल पानी में स्विम कर ही नहीं सकता। ओके, तो ये तीनों दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, एज इट इज़ दिए हुए हैं। ओके, तो आंसर इजी हो जाएगा। ये तो सबसे लड्डू क्वेश्चन था। हाँ, दिस क्वेश्चन अगेन आई वुड से टोटल एनसीईआरटी बेस्ड, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके लिए एक फ्रूट की तरह ही होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट इजीली। अगर एक बात देखिए, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल होती है। ठीक है, दे हैव लेस ड्राई विंड्स, और लेस ड्राई विंड यानी कि एकदम ड्राई विंड, ड्राई जब वेदर होती है तो आपको क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं? डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एटमोस्फियर विल बी मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलार रीजन। ठीक है, पोलार में ठंडा एरिया है, हवा जो होगी वो हैवी होगी, पार्टिकल्स ज़्यादा हवा में नहीं रह सकते, वो सेचुरेट होकर नीचे आ जाते हैं। सिमिलरली इक्वेटोरियल यानी कि आप ये रीजन समझिए, इंडोनेशिया से वेस्ट इंडीज़, कैरिबियन, ब्राज़ील वाला, वहाँ तो दिन भर इतनी गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, और शाम को रात को बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ भी हवा हमेशा हैवी रहेगी, वहाँ भी लाइट नहीं रहेगी। ड्राई विंड्स हमें मिलेंगे सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज में, जैसे इंडिया का नॉर्दर्न। और क्योंकि ये ड्राई विंड्स हैं यहाँ पे, ड्राई एरियाज है, इसलिए यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। दिस वॉज अगेन अ लो हैंगिंग फ्रूट जो आपको बनना चाहिए था। ओके, सो दिस वॉज डूएबल एंड दिस वॉज एब्सोल्यूट डूएबल। एंड देन कम्स टर्मरिक, हमने किया इसको डिस्कस 3, एंड देन कम्स द नाटो 4। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस पेज से सॉल्व होने चाहिए थे।
चलिए नेक्स्ट इज अगेन अनदर क्वेश्चन जो आपकी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से ही होगा, अगर कंसेप्ट क्लियर हैं आपके। अब जरा ये सोचिए कि ये रहा लैंड मास, ठीक है। अब यहाँ से आपकी अब बात किसकी कर रहा है, आइसोथर्म्स की, ठीक है, कि वो ये कह रहा है जनवरी का मंथ है। अब जनवरी का मंथ है कहाँ पर, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अब ये मानिए कि एक तो लैंड की प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी, ठीक है, ये जल्दी गर्म भी होते हैं जल्दी ठंडे भी होते हैं, लेकिन इसके आसपास जो ओशन वाटर है, ठीक है, ये गर्म भी धीरे होता है और ठंडा भी धीरे होता है। यानी कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप ये कह सकते हो कि ओशन का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा वार्म होगा, ठीक है। जैसे आप मान लो रात को 12 बजे वहाँ गए, तो आपको क्या लगता है विंटर्स में ज़्यादा ठंडा क्या होगा, लैंड, ठीक है, क्योंकि इस ओशन ने दिन में सन से एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, हीट एब्जॉर्ब की होगी, और ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता। तो रात को 12 बजे तक भी इसके पास काफ़ी हीट इसने रिटेन कर रखी है। लेकिन लैंड बहुत जल्दी ठंडा होता है, उसने पूरी हीट लूज़ कर दी है। तो आप एक टाइम इमेजिन कीजिए रात के 12 बजे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आइसोथर्म बनेंगे आपके, ये आइसोथर्म इक्वेटर वर्ड्स बैंड हो जाएंगे, और जबकि जो ओशन में है वो ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि ओशन वार्म है इस वक्त। ओके, सो इन जनवरी ये क्वेश्चन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए है। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियंस इज वार्मर देन दैट ऑफ ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रू। और इसी वजह से जनवरी में हमें जो आइसोथर्म्स हैं वो बैंड होते हुए दिखते हैं इक्वेटर वर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ, और लैंड मास पे जब हम जब पोल वर्ड्स हम देखते हैं, और पोल वर्ड्स ऊपर की तरफ दिखते हैं जब हम ओशन पे होते हैं, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, एकदम एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट अप्लाई था, आपको करना चाहिए था। चॉक एंड क्ले, ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट हाँ इसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। सो एज अ फ्रेशर आई वुड से कि डोंट गेट इनटू दीज क्वेश्चंस, ओके, मत हाथ डालो इन क्वेश्चंस में। उसके अलावा ही काफ़ी क्वेश्चंस है जो हम इजीली कर सकते हैं, हम उन पे ध्यान देते हैं। ये एक और लड्डू क्वेश्चन था, विदाउट एटमोसफेयर टेम्परेचर वुड वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन दी अर्थ सर्फेस। यस, क्योंकि हमारे एटमोसफेयर में क्या है, हमारे एटमोसफेयर में है ग्रीन हाउस गैसेज। ये क्या करती हैं, जो सनलाइट अर्थ की तरफ आ रही हैं, फिर अर्थ से जब ये वापस जा रही हैं तो इनको ये ट्रैप करता है, और इससे क्या है, ये हमारे अर्थ का एक करीब 15 डिग्री एवरेज टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है, ठीक है। मार्स को आपको क्या लगता है, गर्म है ठंडा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात में। मून क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, रात में भयंकर ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी सनलाइट दिन में आई वो पूरी की पूरी इवेपोरेट हो जाती है, वो निकल जाती है, कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है इन पे, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारा भी जो अर्थ है वो एक फ्रीजिंग प्लैनेट बन के रह जाता। क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं जो आप लोगों को पता होंगे। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। यस, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आपने हीट बजट पढ़ा है ना एनसीईआरटी में, वही है। एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी भी है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों बना है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, उस वजह से हीट जो है वो ज़्यादा ट्रैप हो रही है, और उस वजह से जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो ये सब आपके एनसीईआरटीज़ का ही एक लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन, हमने पढ़ा था, ठीक है, रिवीजन सीरीज में ही पढ़ा था, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और अगर नहीं भी पढ़ा तो भी आप यहाँ पे इसको इजीली कर लोगे। किसके लिए किया गया है, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर। क्यों, क्योंकि इनके पास ज़्यादा लैंड वगैरह नहीं होता है, ये या तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं या लैंडलेस लेबर होते हैं। और राष्ट्रीय गोकुल इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि हमें इंडिजिनस वैरायटी पे ध्यान देना है, जो हम कहते हैं ना देसी काऊ बहुत रेयर मिलती है, और वो उसकी बात हो रही है। It was initiated to promote the indigenous cattle, yes, and buffalo rearing and conservation in scientific and holistic manner. ठीक है, साइंटिफिक मैनर में, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ एक गाय हार्डली साल में कहीं 12 लीटर दूध देती है ऑन एन एवरेज, ठीक है, काफ़ी सारी बंजर बहुत है इंडिया में, लेकिन इजराइल ने इतना साइंटिफिक फार्मिंग की है, कैटल रियरिंग की है कि उनकी गाय 200 लीटर तक मिल्क देती है। अगर इस लेवल की साइंटिफिक कैटल रियरिंग हम लोग कर पाएंगे तो हमारे यहाँ लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, हमारे यहाँ मिल्क की कोई कमी नहीं हो सकती, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं उसमें, ठीक है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन उसी पर्पज से लॉन्च किया गया था। सो दिस वॉज वेरी मच डूएबल। 79 यस, 74 यस, 78 नो। तो यहाँ से हम लोग 3 क्वेश्चन थे जो हम लोग ईजिली कर सकते थे। चलिए बस 20 क्वेश्चन और बचे, और अब ये सबसे ईजी क्वेश्चन थे। ये वो क्वेश्चन थे जो बहुत ईजिली आपका स्कोर ऊपर ले जा सकते हैं,
बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि ये शायद 90% लोगों को पता भी होंगे, ये सही होंगे। राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने कहा था कि ईस्ट से फिलोसफिकल एस्पेक्ट ले लो और वेस्ट से साइंटिफिक और रैशनैलिटी ले लो, और दोनों का मिक्स करके एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है, right? He possessed great love and respect for traditional philosophical system of East. Yes, he possessed that love and respect, but not the blind following. He desired his countrymen accept the rational and scientific approach of the West and the principle of human dignity and social equality of all men and women. Yeah, both were correct. Okay, so easy question था। नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, अब इसमें जरा स्टेटमेंट पे आइए। क्या नॉन कॉपरेशन में गांधी ने क्या कहा था? अगर आपने फिल्म में वगैरह भी देखी है कि सब कुछ दे दो अंग्रेज़ों को, ठीक है, सब कुछ रिटर्न कर दो, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो टाइटल्स आपको मिले हैं, जो ऑनर्स आपको मिले हैं, ये भी दे दो, ठीक है। रिटेंशन की तो बात ही नहीं हुई यार, रिटेन करने की बात थोड़ी की गई थी, ठीक है। सब कुछ बॉयकॉट करने की बात हुई थी। बॉयकॉट द लॉ कोर्ट्स, फॉरेन क्लोथ्स, इवन स्कूल कॉलेजेस, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस ऑब्जर्व करना है, पंचायत सेटअप करो, कोर्ट का भी बॉयकॉट करो, लॉयर्स का भी बॉयकॉट करो, पंचायत में सेटल कर लेंगे डिस्प्यूट। और ये रिटेंशन की बात नहीं हुई थी कि टाइटल रिटेन करो, ऑनर रिटेन करो। ये स्पेशली किंग्स वगैरह को कहा जा रहा था, स्कॉलर्स को कहा जा रहा था, ठीक है। रिटेंशन थोड़ी करना है, ये भी गिव अप करना है, गिव अप द टाइटल्स। तो ये गलत हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली 3, इजी वन। अराघट, यार वो बड़ा सा चरखा टाइप नहीं होता है, उसमें बाल्टियाँ बांध देते हैं चारों तरफ, और ये यहाँ वैसे भी डिट्टो 2016 में भी पूछा गया था। ओके, सो ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का। ये मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है, मैंने आपको पल्लवा डायनेस्टी पढ़ाई थी यूट्यूब पर, उसमें है अभी भी। मैंने आपको वीडियो का ही स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें मैंने आपको बात की थी कि मत्स्य विलास इज एसोसिएटेड विद महेंद्र वर्मन 1। ओके, सो आई वुड से इजी एज पाई के लेक्चर में आपने इसको देखा होगा। फाइयान, ठीक है, फाइयान, ह्यूनसांग, यूचिंग, ये सब हमने पढ़े। फाइयान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, उसके बाद फिर ह्यूनसांग आएगा हर्षवर्धन के टाइम पे। तो कितने इसमें से ईजिली हो सकते थे? 1 2 3 4 एंड 5। तो इस पेज पे 5 हो सकते थे। सो हिस्ट्री के क्वेश्चन इजी थे, नो डाउट, बट वो फिर सभी के लिए इजी थे, आप अकेले नहीं हैं ऐसे। चलिए, श्री विजय, मलय पेनिनसुला, एक ही राजा है, और ये चोलास ही थे। जब मैंने आपको चोला पढ़ाया था, मैंने कहा था कि इन्होंने पूरे बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बना के रख दिया था, पूरा जीत रखा था इसके अराउंड जितनी कंट्रीज थी, ठीक है। और 2 ही महान राजा आए थे, राजा राजा और उनका बेटा राजेंद्र चोला 1, ठीक है। तो अगेन इजी क्वेश्चन, ये सब बकवास क्वेश्चन में मत घुसना, ठीक है। आई कैन टेल यू अबाउट कोसला, अवंती, अस्माका, ये सब कर लोगे, इसमें फंस जाओगे, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस क्वेश्चन एज वेल। इसका आंसर लाहौर है वैसे। प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता, मैंने जब आपको बताया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि राजुका और प्रदेशिका, इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदेश का हेड है, ये प्रदेश का नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो आज होता है ना, सेंटर फिर स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम तो राजा है और उसके अंडर में जिले हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जो था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रदेशिका, राजुकास एंड युक्तास। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपका राजू का है, इसका काम था रेवेन्यू का मैटर सेटल करना, और इसकी मदद करने के लिए ही युक्ता रखा गया था, राइट। जबकि जो प्रदेशी का था वो आज का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मैंने आपको पढ़ाते टाइम एग्जाम्पल भी दिया था इसका, और बहुत स्पेशल एम्फेसिस दिया था कि ये वर्ड आपको कंफ्यूज कर देगा, आपका मन करेगा ये प्रोविंशियल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, वो तो युवराज होते थे सीधे, ठीक है। जैसे सम्राट के टाइम पर अशोक यहाँ हमारे विदिशा के बने थे, ओके। सो वो तो युवराज का काम था प्रोविंशियल लेवल संभालना, डिस्ट्रिक्ट लेवल संभालने के लिए प्रदेशिका और राजू का युक्ता अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। इसलिए मैं इन चीज़ों को, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि PDF काम नहीं आएंगी बॉस, आपकी काम आएंगी ऑडियो विजुअल मेमोरीज। जब आप कुछ सुनते हो, आपको किसी पॉइंट पे आपको स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है, तो वो मैटर करता है एग्जाम हॉल में, वो रिकॉल होता है वहाँ पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज, यस, बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू इट्स ऑब्जेक्टिव, यस। लेजिटिमेट मीन्स की बात हो रही थी, क्योंकि इससे पहले हम लोग जितनी लड़ाई लड़ रहे थे ना, मैंने अभी जिन्ना का एग्जाम्पल देके बताया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और लीगल मीन्स से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, नहीं, लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स, सिर्फ वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप लोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस से तो मान नहीं रहे हो, तो अब हम लोग लेजिटिमेटेड पीसफुल मीन्स यानी कि मास मूवमेंट, हम मासेस को सड़कों पे लाएंगे,
ओके, ये डिक्लेयर किया गया था और अगर हमने ये सब फॉलो किया तो 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी, ये गांधी जी के वर्ड्स थे। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस, यस, पहले थोड़ा सा बॉयकॉट फिर थोड़ा सा बॉयकॉट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ठीक है हम टैक्स भी भरेंगे, अभी हम कोई सॉल्ट लॉ वगैरह भी ब्रेक नहीं करेंगे, हम फॉरेस्ट लॉज वगैरह को भी मानेंगे, लेकिन अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो इन स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप हम लोग सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देंगे। ओके, यानी कि हम आपके टैक्सेस पे नहीं करेंगे एंड ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन ए ईयर एंड द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रिप्रेशन। अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अभी तो सिर्फ हम आपको कॉपरेट करने से मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको डिसओबे करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब आपका बिपिन चंद्रा में दिया है, स्पेक्ट्रम में भी दिया ही होगा ऑफकोर्स, सो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे। सो 1, 2 एंड 3 तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो हम इस पेज से सॉल्व कर सकते थे। चलो, आई थिंक हम लोग लास्ट पेज पे आ गए ऑलमोस्ट। लेट्स सी, बॉन्ड्स, हैज फंड, स्टॉक, वेंचर कैपिटल, इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इनमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है, नहीं होंगे, एग्जाम हॉल में अलग बात होती है, ये हैज फंड वगैरह वहाँ दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये मैंने आपको न्यूज़पेपर से डायरेक्ट पॉइंट्स दिए थे इससे रिलेटेड। देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, वो तो प्रॉफिट होता ही है उसमें, ठीक है, उसमें तो इनकम होगी आरबीआई को। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ऊपर नीचे जब होता है प्रॉफिट होता रहता है आरबीआई को। पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये आरबीआई का काम नहीं है, इसके लिए पीएफआरडीए नाम की अलग बॉडी बनी है। लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, आरबीआई डायरेक्ट लैंड नहीं करता, वो बैंक्स को लैंड करता है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, इसमें ही लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था, तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है सेन्योरेज, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर 10 लाख रुपए के नोट छापे हैं, ठीक है, तो उनकी फेस वैल्यू क्या है, एक कागज़ के टुकड़े पे लिखा हुआ है 500 रुपये, ठीक है, तो 10 लाख रुपए के नोट छापने में क्या 10 लाख रुपए खर्चा आएगा, नहीं आएगा। उनकी फेस वैल्यू एंड प्रिंट वैल्यू में फ़र्क होता है, उसी को कहते हैं सेन्योरेज, और उसी को कहा जाता है ये आरबीआई की इनकम का सोर्स बनता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 5, और इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट विद प्रूफ दिया हुआ है न्यूज़पेपर से जो मैंने कराया था आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आप चेक कर सकते हैं। तो फॉर मी एंड फॉर इजी एज पाई फॉलोअर्स एंड स्टूडेंट्स ये इजी क्वेश्चन था। ईडी, मैंने ईडी आपको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये 3-4 एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें से एक पीएमएलए भी है, ठीक है, और एक और जो न्यू आया था फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, इसको भी ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में नहीं आता, ये मैंने निर्मला जी की फ़ोटो लगा के बताया था, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बट ये जो बाकी के हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा, मैं उम्मीद नहीं करता, ना तो मैंने ये पढ़ाया और ना मैं उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे ने इसको ध्यान दिया भी होगा। ओके, तो उसको हम लोग मान के चलते हैं कि हमने नहीं किया, ठीक है। ये भी ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता, बट एज अ फ्रेशर आई वुड से नहीं, ऐसे में हाथ मत डालो, ज़रूरत नहीं है। ओके, सेम इज़ विद दिस वूल रियरिंग, ये आप नहीं समझ कन्फ्यूज़ हो जाओगे वहाँ पे, इसको भी हम मान के चलते हैं कि ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपसे ज़रूर होगा क्योंकि मैंने ये आपको मेंस 450+ में पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाई थी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी, और उसमें मैंने कहा था कि इंडिया को फाउंडिंग मेंबर नहीं बनाया। फिर काफ़ी टाइम तक ये क्रिटिसिज्म उठा कि यार चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट में, और फिर यहाँ पे एक मिनरल सप्लाई ग्रुप बना रहा है यूएसए, तो फिर इंडिया जैसी कंट्री को उसने बीच में साथ में क्यों नहीं रखा है। फिर जब मोदी जी ट्रिप पे गए थे तब हमने कहा था कि अब इंडिया इसका मेंबर बन गया, तो इंडिया हैज़ जॉइंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यस, इंडिया इज रिसोर्स रिच इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। कम ऑन यार, अगर सभी 30 मिनरल्स में हम रिसोर्स रिच होते तो फिर हमें इतनी परेशान होने की बात ही क्या थी, ठीक है, फिर इतना बड़ा मिनरल सिक्योरिटी की हम बात ही क्यों करते अगर हम रिसोर्स रिच होते तो। नहीं है, 90% तो अकेला चाइना लेके बैठा है। देन मैंने आपके साथ माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, और इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपसे कहा था दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू ऑक्शन द माइनिंग लीज एंड कॉम्पोजिट लाइसेंस इन सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसलिए मैं इसको ईजी मानूंगा, एंड दिस वॉज डूएबल देन 1 एंड दिस आरबीआई वॉज डूएबल। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन मान सकते हैं जो हम कर सकते थे। चलो नेक्स्ट, ये आपको देखने में भले बड़ा लग रहा है कि है बड़ा इजी। एज रिगार्ड टू रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, सपोज मेरी कोई कंपनी आपने इन्वेस्ट किया, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। यस, ठीक है, स्टॉक वो है यानी कि वही जो कंपनी के मालिक वगैरह ही हो गए, ठीक है, ठीक है, आप बॉन्ड होल्डर हो यार, आपने यहाँ से बॉन्ड परचेज करे मेरे, ठीक है, तो आप फिर भी एक लोअर रिस्क पे हो, लेकिन ये जो सीधे शेयर वेयर खरीदते हैं ना, इनके साथ बड़ा रिस्क रहता है।
ओके। तो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स हैं जो लो रिस्क रहता है, और लो रिस्क लेते हैं तो इनका फ़ायदा क्या, क्योंकि उसमें रिटर्न भी फिर लो ही होते हैं, ठीक है। स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं, वो बड़ा गैम्बल खेलते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, राइट। बॉन्ड बॉन्ड इज़ लाइक कि यार मैंने एक पेपर वर्क किया आपके पास, ओके यू गिव मी मनी, ठीक है, यू कीप दिस बॉन्ड, यू कम बैक आफ्टर जितने भी साल की बॉन्ड लिया आपने, 1 साल 2 साल 3 साल, एंड आई रिटर्न योर मनी एंड आई विल टेक बैक माई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ तो आप क्या हो गए, एक तरीके से आप लैंडर हो गए मेरे लिए, ठीक है, मैं आपका कर्जदार हो गया, ओके। बॉन्ड होल्डर्स आर लैंडर्स टू ए कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। स्टॉक होल्डर्स तो मतलब मैं और मेरे पार्टनर्स, ठीक है, हम स्टॉक होल्डर्स हैं। नुकसान होगा तो हमारा ज़्यादा होगा, फ़ायदा होगा तो हमारा ज़्यादा होगा। आपने तो बॉन्ड लिया है, आपको तो मैंने अश्योर्ड रिटर्न दिया है कि देखिए आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको 7% इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। तो आपको तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मेरी कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपका उसमें कोई रोल ही नहीं है। आपने तो बॉन्ड लिया है, 7% इंटरेस्ट पे मुझे लोन दिया है, आप तो मेरे लैंडर हो गए हो, राइट। फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज, यस, क्योंकि आप मेरे लिए एक लैंडर हो गए हो, तो अगर मेरी कंपनी कल को इंसॉल्वेंट होती है, आईबीसी कोड में हमने ये सब पढ़ा है, अगर इंसॉल्वेंट होती है तो पहले मैं किसको पहुंचाऊंगा, पहले मैं फ़ायदा आपको दूंगा, क्योंकि आपसे मैंने एक तरीके से लोन लिया था। मैं अपने जो पार्टनर्स हैं उनको नहीं दूंगा पहले, क्योंकि वो भी मेरे साथ ऑनर ही थे, अगर हम डूबे हैं तो वो भी डूबेंगे, लेकिन आप बॉन्ड होल्डर थे, आप नहीं डूबोगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे सारे सब कुछ सही हो जाएगा। Statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Simple. और प्लीज़ ये एक्सक्यूज मत देना कि सर एग्जाम हॉल में ये काम नहीं करता। कम ऑन यार, अगर बॉन्ड और शेयर होल्डर में फ़र्क नहीं पता तो फिर क्या इकॉनमी पढ़ा आपने, ओके। इस क्वेश्चन को मैं नहीं मानता, ठीक है। डोंट वेस्ट योर ऑप्शन, ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, ये देखिए आपके टीचर लोग जरूर कहेंगे, क्योंकि दे वांट टू प्रूफ कि वो तो मतलब चैम्पियन है, उनको सब सपने में आ जाता है क्या क्या आने वाला है। नहीं, ये ऐसी बकवास टीचर लोगों की बातों में मत पढ़ना प्लीज़। जो क्वेश्चन टफ है, वेग है, एम्बिगुअस है, उसको वही रहने दो, इनमें टाइम वेस्ट मत करो। एग्जाम हॉल में टाइम बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेपर जब ज़्यादा लेंथी आता है ना, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने टाइम को भी सही से यूटिलाइज़ कर रहे हो। जो क्वेश्चन सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए डाले गए उनमें हाथ मत डालना। सर्कुलर इकॉनमी हमने पूरा मेंस 450 लेक्चर किया है, और अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी क्वेश्चन कर लोगे। सर्कुलर इकॉनमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यस, क्यों, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उनकी जब माइनिंग वगैरह करते हैं ना हम लोग, तो उनमें क्या होता है, ऑब्वियसली एमिशंस होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। उनमें जो व्हीकल वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो सब फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, एमिशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रीन सर्कुलर इकॉनमी यानी कि मैंने कोई लैपटॉप डिस्कार्ड किया, मोबाइल डिस्कार्ड किया, इनमें से अगर कोई मटेरियल यूज़ हो सकता है अगला मोबाइल या लैपटॉप बनाने में, तो वो क्या करेगा, जो न्यू माइनिंग में ग्रीन हाउस एमिशन होने वाले थे उनको बचाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सर्कुलर इकॉनमी रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, बिल्कुल, अगर हम डिस्कार्डेड फ़ोन लैपटॉप्स में से ही रॉ मटेरियल यूज़ कर लें तो हमें नए रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। सर्कुलर इकॉनमी रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यस, ये वेस्टेज को रिड्यूस करेगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। वेलकम टू द लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा ईजी है। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट ए लाइबिलिटी और कॉस्ट ए रिडक्शन इन दी एसेट। अब देखिए कैपिटल रिसीट क्या होती है, कैपिटल रिसीट एक तो मेरे पास आती है डिसइन्वेस्टमेंट से, किसी कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर दिया मैंने, तो इससे क्या हुआ कि मेरा एसेट तो था वो कंपनी, लेकिन अब मैंने डिसइन्वेस्ट कर दिया कैपिटल रिसीट लाने के लिए, तो मेरा रिडक्शन हो गया एसेट में। अब मैं मालिक नहीं हूँ उसका, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। और लाइबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि कैपिटल रिसीट में एक और लेके आता हूँ बोरो करके, गवर्नमेंट बोरो करती है ना, वही मेरी कैपिटल रिसीट ही है। तो बोरोइंग भी कर रहा हूँ मैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, यानी कि एक तो बोरोइंग करके मैं अपनी लाइबिलिटी भी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने कोई एसेट बेच के अपनी लाइबिलिटी कम भी अपनी जो एसेट है वो कम भी कर रहा हूँ। सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स, यस, यही दोनों तो एग्जांपल दिया हमने, दे बोथ आर कैपिटल रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स ए लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, नहीं। अब अगर इंडिया ने नेपाल को लोन दिया था, ठीक है, वहाँ से इंटरेस्ट आया है, तो ये तो मेरा फ़ायदा हुआ ना, ये मेरी लाइबिलिटी कैसे हुई, ठीक है, ये तो मेरी अर्निंग हुई, ये तो मेरी कैपिटल हुई, ठीक है। अब मुझे लौटानी थोड़ी है ये, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा सही, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस पेज पे हम कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे वो देख लेते हैं। दिस वॉज डूएबल, ओके, देन दिस वॉज डूएबल एंड दिस वॉज ऑल्सो डूएबल। तो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही कर सकते थे। और इस वाले में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यस, देन दिस वन, यस, एंड देन दिस वन। अच्छा, ऊपर हमने लिखा तो है 2। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं, कितना हुआ, 3 2 5 6 7 8 8 and 5
13, 13 and 3 16, 16 and 4 20, 20 and 1 21, 22 23, 23 के बाद 24 25 26, 27 28 29, 29 एंड 30 31, और उससे पहले के फर्स्ट में 32 हो गए थे, तो 32 प्लस 31 कितने हो गए 63। ठीक है 63, ये वो क्वेश्चन हमने माने हैं विच वर वेरी वेल डूएबल इन द एग्ज़ाम, अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन भी की है तो। ठीक है, मैं आपको बाकी कोचिंग के बड़े बड़े टीचर्स की तरह मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी बन सकता था, वो भी बन सकता था, सब सॉल्व हो सकते थे, हमने पढ़ाया क्लास में, हमने किया, नहीं ऐसा नहीं होता यार। 63 क्वेश्चंस वर सच दैट जो आप अपने सिर्फ स्टैटिक से प्लस इजी एज पाई की रिवीजन सीरीज़ और न्यूज़ एनालिसिस से ईजिली कर सकते थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अटैम्प्ट जिन बच्चों का नहीं हो रहा है, देखिए जिनका हो रहा है उनके लिए तो हम मेंस 450 प्लस सीरीज़ और 20 मिनट डिस्कशन वो सब फिर से शुरू करेंगे, बट जिन बच्चों का नहीं हो रहा है इनके लिए अब यहाँ से आगे रास्ता कहाँ जाता है। देखिए फर्स्ट थिंग इज़ कि अपनी प्रिपरेशन हमेशा टारगेट कीजिए सिर्फ इन क्वेश्चंस को, कि मुझे अपनी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके की करनी है कि मुझे 60 से लेके 65 तक के बीच में आई शुड हैव दैट 90% एक्यूरेसी, कि अगर मेरा यहाँ से गलत भी होगा ना तो 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन गलत होंगे, पर इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता। ओके क्योंकि देखिए इस बार सी सेट भी इतना टफ आ रहा है, यू नेवर नो कि ये कट ऑफ 90 पे क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। ओके तो अगर मैं इस पर आपके मान भी लूँ कि 8 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो आप 55 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, दैट गोज अराउंड 110। 8 क्वेश्चन 16 नंबर के हैं, इसको अगर आप डिवाइड भी करोगे तो इट विल रिड्यूस अनदर 5.1 समथिंग मार्क्स। ओके सो एनी हाउ यू विल गो टू अप टू 105। ओके लेकिन मैंने देखिए अभी भी आपने ऊपर देखा मैंने से कई क्वेश्चन इग्नोर करे जो कर सकते थे, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि मैं एक फर्स्ट अटैम्प्ट के बच्चे की तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। ओके अब स्टैटिक में आपका काम क्या बनता है फ्यूचर के लिए, वो सिंपल सा है, पॉलिटी ओके एंड हिस्ट्री। देखिए ये 2 सब्जेक्ट हैं विच डिमांड्स ओनली वन सोर्स, एक सोर्स पे रहिए, लक्ष्मीकांत पे डिपेंड रहिए, और उधर हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम प्लस योर एनसीईआरटी पे डिपेंड रहिए। ठीक है सिर्फ इतना सोर्स, बट दे रिक्वायर ओवर 100 टाइम्स रिवीजन। ठीक है दे रिक्वायर्ड मैनी टाइम्स रिवीजन, एटलीस्ट 25 टाइम्स रिवीजन तो आपका साल भर में बनता है बॉस। ओके नेक्स्ट आपके हो जाते हैं इकोनॉमी, और दूसरा आपका एक और हो जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में लास्ट ईयर भी हमने देखा था, इस बार भी देखा था, ज्योग्राफी की लगभग सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाते हैं, और अगर एनसीईआरटी से जो सॉल्व नहीं हो रहा है ना ज्योग्राफी में, तो यकीन मानिएगा वो करंट अफेयर से आया होगा। मैंने खुद भी कराया था करंट अफेयर में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ज्योग्राफी का, तो वो फिर करंट अफेयर से हो रहा है। और इकॉनमी इट इज़ मोर अबाउट द कंसेप्ट, और इन दोनों में आपको एक टीचर की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो आप में से जो लोग जहाँ से भी क्लास ले रहे हैं प्लीज़ ये 2 सब्जेक्ट की क्लासेस मिस मत करना, चाहे आप जो भी कोचिंग में जा रहे हो। ठीक है इकॉनमी एंड ज्योग्राफी इट इज़ ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो शायद 5 टाइम रिवीजन से भी आपका काम हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपको कंसेप्ट समझ में आए हो। ओके अब मैं अपनी तरफ से आपको क्या बोलना चाहूँगा रिगार्डिंग माई चैनल इज़ दैट you need to focus on this on your own static okay, बट करंट अफेयर में आई गिव यू श्योरिटी दैट 90%। ठीक है इस बार तो चलिए स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो हमने छोड़ दिए, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दैट नेक्स्ट टाइम वी विल एबल टू हिट एज मैनी एज 90% क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर सेक्शन। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर ना, आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग अबाउट दिस साइंस टेक एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके आई एम इंक्लूडिंग दिस। अब इस 90% में उन बेहुदे क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ऊपर वो आया था आपका बटरफ्लाई वाला, पिकॉक वाला। ठीक है ऐसे क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता, हमें करना भी नहीं है यार, उनके पीछे भागना भी नहीं है। ठीक है हमें फोकस करना है सिर्फ इन चीज़ों पर। इसका आप जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे और जितने ज़्यादा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये आपको उतना हेल्पफुल करेगा। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी इज़ मोर अबाउट एबिलिटी ऑफ योर टीचर, बट ऐसे उन जीनियस टीचरों से बच के रहिएगा जो हर क्वेश्चन को देख के कहें ये बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो सकता था, ये हमने पढ़ाया क्लास में, ये देखिए वो देखिए, ऐसे टीचरों से थोड़ा सा बच के रहना। ओके वो टेंशन ज़्यादा देते हैं। रिवीजन
कोर्स एज़ यूजुअल जैसे लास्ट ईयर हमने किया था, हम सितंबर में ही चालू कर देंगे ताकि हम कुछ भी मिस ना करें। हमने इस बार भी सितंबर में कर दिया था, बिकॉज ये जो अब पेपर आ रहे हैं ये ऐसे पेपर नहीं है। 2019 के पहले के पेपर देख लेना, दे वर वेरी मच डिफरेंट। ओके, वो तैयारी ऐसी लगती थी कि लास्ट के 2-3 महीने में हो सकती है, ये पेपर ऐसे नहीं है। सितंबर से ही सीरियस हो जाओ अपने प्रीलिम्स को लेके। और इसके अलावा न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इनमें इवन जो आर्टिकल्स भी होते हैं ना, ये आपको दो चीज़ें देखे जाते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन सेंस, जो कि आप इतनी रीडिंग करते हो तो आपको कॉमन सेंस लगता है, जैसे हमने अभी क्रिटिकल मिनरल वाले क्वेश्चन को देखा, ठीक है। और दूसरा कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी एबिलिटी दे जाते हैं अबाउट द डिसीजन मेकिंग इन द एग्जाम हॉल। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है न्यूज़पेपर। और कई यहाँ पे ऐसी चीज़ें आई है जो इन बिटवीन द लाइन से पूछी गई है ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स, ठीक है। जैसे वो यूरोपियन यूनियन वाला क्वेश्चन है, ये सब इस तरह की चीज़ें जो आती हैं। तो आप जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का बिकॉज एवरीवन इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब, लेकिन ये जो चल रहे हैं जो बस एडिटोरियल्स ले आते हैं कि चलिए आज के ये 5 टॉपिक हैं, उससे नहीं होगा, ठीक है। जब तक आपको पूरा न्यूज़पेपर गो थ्रू ना करवाया जाए, जब तक आप ये मत मानिएगा कि आपने सही किया है। इसलिए मैं इन वीडियोज़ को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, नॉट एज अ टीचर एंड नॉट एज अ स्टूडेंट। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कल से कि आप न्यूज़ एनालिसिस को बहुत शिद्दत से फॉलो करेंगे। ओके, न्यूज़ एनालिसिस को अच्छे से फॉलो कीजिए। और अगर आप मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप कभी भी मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। मैं आपको मेंस 450 प्लस मैं टॉपिक्स कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट वंस फॉर योर अपकमिंग मेंस। और उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारी परफॉर्मेंस देख के आइएगा 2024 के मेंस में हमने कितने क्वेश्चन हिट किए थे। हमने आउट ऑफ थ्री पेपर्स, ओके, हमने 21 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट किए थे आउट ऑफ दी 60 क्वेश्चंस ऑफ GS 1, 2 एंड 3। ओके, और GS 1 काफ़ी हद तक स्टैटिक है तो उसको मैं उतना काउंट नहीं करता, लेकिन हमने जो 21 हिट किए थे वो भी तब किया था हमने जब हमने ऑलमोस्ट जस्ट 80 लेक्चर्स किए थे। ओके, अभी हमारे पास टाइम है एंड वी विल ट्राई कि हम पूरे 450 लेक्चर्स कर पाएंगे एंड वी मेक श्योर कि एटलीस्ट वी क्रॉस 40 प्लस क्वेश्चन इन दिस ईयर मेंस। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, साथ में 20 मिनट्स रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि जो टॉपिक बार बार आते हैं वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाए एंड उसको आपको न्यूज़पेपर में बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स रिवीजन, अभी वो सितंबर में स्टार्ट होगी। बट प्रीलिम्स एक्स्ट्रा जो चलता था जिसमें हम लोग द हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, PIB एंड डाउन टू अर्थ, इसके आर्टिकल्स जो करते थे हम इसको दोबारा रिवाइव करेंगे। ओके, सो प्रीलिम्स एक्स्ट्रा सीरीज थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगी। 20 मिनट्स रिवीजन सीरीज 20 मिनट्स शॉर्ट डिस्कशन, नॉट रिवीजन, शॉर्ट डिस्कशन, ठीक है। और मेंस 450 सीरीज, ये तीनों आपकी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। बट डू एनीथिंग बट न्यूज़ एनालिसिस मिस मत करना। ओके, आपको जो मर्जी करना हो बट न्यूज़ एनालिसिस मिस मत करना, यही आपके लिए किंग मेकर साबित होगा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। क्योंकि मेंस में भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंटेंट दे दूंगा और याद कर लोगे, नहीं यार, न्यूज़ एनालिसिस में जो अंडरस्टैंडिंग बनती है ना उसका कोई मैच ही नहीं है। मैं ऐसे कई कोटेशंस और इस तरह की चीज़ें आपको देता हूँ और उनको फिर अप्लाई करना सिखाता हूँ ताकि आप उसको कहीं भी आंसर में लिखने में, इंटरव्यू में अप्लाई कर सकें। ओके, और उसका कोई मैच नहीं है, वो मैच और कोई नहीं कर सकता जो न्यूज़पेपर आपको करके देगा, ना कोई कोचिंग की मैगजीन, ना कुछ। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोग अपनी जर्नी रीस्टार्ट अगर कर रहे हैं अगले अटैम्प्ट के लिए तो आप सीरियसली फॉलो करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।